बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अल्लाह करीम के पाक नाम से इब्तदा, जो तमाम जहानों का मालिक है, आपकी मेरी किस्मत का मालिक है और उसके फ़ज़ल की बेइंतहा क्या कहना चाहिए, कोई हद नहीं है जो हम पे जारी रखे हुए है। बाकायदा तौर पे आज रमज़ान और हम का आगाज़ करते हैं। आज 24वां रोज़ा, 24वां माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर, आपको वेलकम करते हैं। मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, खुशी खुशी जा रहा होगा और कामयाबी के साथ जो है ना आगे बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे कहा जाता है कि ज़िंदगी में कामयाबी हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती, रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। अब जो उससे घबरा जाते हैं वो फिर रह जाते हैं पीछे, लेकिन जो डटे रहते हैं, रेजिलियंस शो करते रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको नाकामी ना मिल सके। मसला ये है कि कामयाबी को डिफाइन हम खुद करते हैं। बाज़ औक़ात आप एक सर्टन मार्क पे, सर्टन पॉइंट पे जाके कहते हैं कि ये कामयाबी है, और बाज़ औक़ात हर लम्हा जो आप गुजार रहे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि वो कहते हैं ना, जब आप नाकाम नहीं हो रहे तो आप कामयाब ही हो रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर आप पीछे की जानिब नहीं जा रहे, अगर आप एक जगह पे भी रुके हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी तो आपकी एक अचीवमेंट है। बेहतरीन लोग वो होते हैं जो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को वैल्यू करते हैं और अपने आप को बड़ी अचीवमेंट के लिए तैयार करते हैं, ना कि हर वक्त खुद से गिला करते हैं। डेफिनेशन ऑफ वैल्यू भी तो सबकी मुख्तलिफ होती है। जैसे आप बात कर रहे थे, किसी के लिए कंटेंटमेंट जो है वो कामयाबी है, किसी के लिए पैसा ज्यादा हासिल करना या किसी बड़े मर्तबे पर पहुंचना जो है कामयाबी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप के साथ अपनी कामयाबी से अगर खुश हैं तो आप सही मानों में कामयाब है। तो ये एक अच्छी बात है, हमने सोचा कि आपके साथ ये शेयर। अगर रोजा ना होता तो इसमें आपको शेर सुनाता, अभी मेरी मेमोरी से चल नहीं रही, अब मिक्सिंग है शेर। लेकिन यस, आगे बढ़ते रहना ही इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है। आप एक कारोबारी फर्द हैं, खिलाड़ी हैं, साइंसदान हैं, कामयाब शख्सियात जितनी भी है ना, उनकी जिंदगी अगर देखें तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर कोई ना कोई बड़ा रिस्क ज़रूर लिया है। ये सारी बात जो हमने छेड़ी है। सो रिस्क टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग एंड क्लैरिटी इन डिसीजन। अगर आप ये कर सकते हैं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन केस अगर उस वक्त वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती जो आपको लगता है कि आपको नाकामी की जानिब ले गई है, तो वो फॉर द टाइम बीइंग एक मैटर है ना। हो सकता है उसके बाद उस तजर्बे से आपको कुछ बड़ा हासिल होने वाला हो, अब आपने लर्न कर लिया उससे। मेरे जहन में ना एक सेगमेंट आ गया, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि रिस्क कितना बड़ा लेना चाहिए, कैलकुलेटेड लेना चाहिए या फिर सब कुछ वार कर लेना चाहिए। सारा कुछ रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेशन का ही। जब गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल जी, कुछ दिलचस्प स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है वो आ रही है पाक जगह से, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शब क़द्र की तलाश में तीसरी ताक रात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें 25 लाख 2.5 मिलियन से ज़्यादा नमाजियों ने शिरकत की, खूब इबादत की, नवाफिल पढ़े और क्या खूबसूरत मनाजिर हैं जो इस वक्त हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। यकीनन खुशनसीब लोग हैं वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में, मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में भी इस वक्त ये इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बड़ी तौफीक का मामला है और अल्लाह आप सबकी इस तौफीक को कबूल फरमाए। छत, सहन, इर्द गिर्द की शाहराहें, क्लॉक टावर, भरपूर रश है नमाजियों का। ऐसे रूप परवर मनाजिर हमने भी बहुत कवरेजेस की हैं, पहले प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन शायद वक्त के साथ साथ ये इतना खूबसूरत होता जा रहा है। अल्लाह तमाम लोगों की जो इज्तिमाई तरावी है, दुआएं हैं, कबूल करें। और इसके सदक़े में कहता हूँ कि जो मुसलमानों पे मुसीबतें हैं, ख़ास तौर पे जो जवाल है, जो फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों पे जवाल है, अल्लाह सुन ले, हाँ, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए और उनके लिए आसानी हो। बहरहाल अब रिपोर्ट्स ये हैं कि रमज़ान के महीने में मस्जिदुल हराम में रोज़ाना 2 लाख अफराद इफ्तार कर रहे हैं। 2 लाख अफराद इफ्तार कर रहे हैं। 25 लाख ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं जो इबादत कर रहे हैं और 2 लाख रोज़ाना इफ्तार करते हैं। माशाअल्लाह। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद हराम में ये इफ्तार तकसीम किया जाता है और आला मयार को यकीनी बनाया जा रहा है कि भाई क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। एक तो हमें क्वांटिटी भी नज़र आ रही है और फिर क्वालिटी भी नज़र आ रही है। समटाइम्स होता है ना कि क्वांटिटी होती है तो उस पर वो कर लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है क्वालिटी के ऊपर, लेकिन क्वालिटी जो है वो भी यहाँ पर बेहतरीन हमें नज़र आ रही है। साफ़ सुथरी जगह नज़र आ रही है। इनको स्टोर करना, इफ्तार के अज्जा का आलूदगी से पाक होना और इसकी पैकेजिंग के दुरुस्त होने की तस्दीक करना भी शामिल है। इसके अलावा ये सारे अमल का एक मैकेनिज्म जो बना हुआ है ना, हमें टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि कैसे अशिया आती हैं, फिर कैसे उनको अरेंज किया जाता है, स्टोर करने वाली चीज़ों को स्टोर किया जाता है, क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नमूनों को मस्जिदुल हराम की लेबॉर्ट्री पहले भेजा जाता है जहाँ माइक्रोबायोलॉजिकल और कीमियाई तज्जिए
किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन की सेहत जो है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और किसी की सेहत के साथ खेला ना जा सके, क्योंकि ये भी तो आपकी इबादत ही है ना। अगर आप किसी को कुछ खाने के लिए दे रहे हो और उससे वो बीमार पड़ जाए और आपको पता है कि ऐसा हो सकता है और आपने कुछ नहीं किया, तो इससे भी मुझे लगता है कि आपकी जवाबदही हो सकती है। 2 लाख अफराद की इफ्तारी के अमल में 3000 से ज़ायद मुलाजमीन होते हैं, 1000 से ज़ायद रज़ाकारों की टीम शामिल है जो रोज़ाना 3200 इफ्तार दस्तरखानों का इंतजाम। माशाल्लाह, इट्स ह्यूज। पाकिस्तानियों को तो मैं कहता हूँ इतनी साफ चीज़ें खा के, लाइटर नोट पे बात करूँ, कहीं इतनी चीज़ें खा के आपके मैदे ना खराब हो जाए। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई, हमारे दोस्त बाहर पड़ जाते हैं, इतनी सफाई हमें रास नहीं आती। यहाँ पे कहाँ पूरा महीना एक ही तेल में तल के समोसे पकौड़े खाते हैं, या अम्मी हमारी तेल को माशाल्लाह अच्छा खासा सर्विस कराती हैं। 20-25 दिन तो वो तेल चल ही जाता है। उसके बाद जब इतनी नहीं, अम्मियों को पता है, उनको ऐसे ही करती है। अब इतना ऐसी चीज़ें खा के जब इतनी साफ चीज़ सामने आती है तो मुझे यही डर होता है कहीं साफ चीज़ की वजह से मैदे ना खराब हो जाए। खैर, तुर्किया की भी बात करें, यहाँ पे जो इस्तांबुल के मेयर हैं इमाम ओगलो, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ टर्की में मुजाहरे जारी हैं और वहाँ पे दरवेशी वज्द करते हुए जो एक शख्स है उसने बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो हासिल कर ली। पेपर स्प्रे से उसके ऐसे लगा कि वो बेहोश होकर गिर गया। ये शख्स बेसिकली उसने वो दरवेशी लिबास जो है ना, रक्स दरवेश वाला, उसमें मलबूस था और इसके वज की तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे जो दिखा भी हम रहे हैं। बड़े मुनफरिद अंदाज में एहतजाज कर रहा था ये शख्स और पुलिस ने अब तक मुजाहिरों में 1300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये शख्स स्पेसिफिकली यहाँ पर जब मौजूद था, वज्द में था, पेपर स्प्रेस पर हुआ और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया। अच्छा, अगर हम दूसरी दुनिया में देखें, बाहर की दुनिया में, दूसरे ममालिक में देखें, एहतजाज करने के भी बड़े मुख्तलिफ जी ऐसे ही एहतजाज का जापान में एक तरीका है ऊ करके करते लोग। ये है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है। आप हंस रही हैं इस बात पे, वो ऊ करते हैं, इसका मतलब है एहतजाज। It's very funny, that's why I love it. No, but प्राइम मिनिस्टर ने बताया, it's official. हम यूएई चलते हैं, गल्फ आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर तलाक की शरह में हैरान कुन हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। खलीजी नशरियाती इदारे गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 रियासतों में तलाक की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ। बिल्कुल, और ये बड़ी दिलचस्प भी है, अलार्मिंग तो है। बाज़ शादियाँ निकाह के चंद घंटे बाद ही तलाक पर खत्म हो गई। अच्छा। और जबकि हैरान कुन तौर पर जो 47 साल तक भी जिनकी शादियां चल रही थी, हाँ, बाबे बाबियां, मतलब उनकी शादियां भी टूट गई। भाई बुजुर्ग हमारे जो थे वहाँ पे, उन्होंने शादियां 47 साल बड़ा टाइम होता है। उसके बाद उनको समझ आई कि हम गलत बंदे के साथ रह रहे हैं। एक साल में मकामी और गैर मुल्की 500 के करीब ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादियां खत्म हुई हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है आबादी के लिहाज से और उधर की आबादी के लिहाज से। जो बुनियादी वजह है वहाँ पे माली मुश्किलात हैं, खानदानी मुदाखलत है और सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली रिश्तों वजह की तरफ आने लगी थी। आपने खुद ही बता दी कि सोशल मीडिया क्या हमारे जो एल्डर्स हैं, एल्डरलीज हैं, उनकी जिंदगियों पर भी इसी तरह से इफेक्ट हो रहा है जिस तरह से हम यंगस्टर्स की अक्सर बात करते हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो मतलब है एल्डरलीज की जिंदगी पर भी इफेक्ट हो रहा है। 47 ईयर्स बहुत होते हैं। और इसी सोशल मीडिया के आप इम्पैक्ट की बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी, वो भी सोशल मीडिया से ही इम्पैक्ट, मतलब आइडिया वहीं से आया होगा। बेसिकली शारजा की हम बात करते हैं, साथ ही है वहाँ पे एक भिखारी था, उसकी जो 3 दिन की कमाई है ना वो 10.5 लाख रुपए है, यानी कि एवरेज वो 3-3.5 लाख रुपए एक दिन कमा रहा है। तो भाई हमें भी कोई वैकेंसी बताएं, हमसे तो बेहतर कमा रहे हैं आप 3 दिन में। अच्छा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया बहरहाल। वो देखिए वो नजर भी आ रहा है। अच्छा जी, 14,000 दिरहम 3 रोज में कमाएगा, 14,000 दिरहम उससे बरामद कर लिए गए हैं। 14, आपको पता है 10,000 इज अ वेरी गुड सैलरी, वेरी गुड सैलरी। और 14,000 दिरहम ये भाई जो है ना 3 दिन के अंदर कमा लेते हैं। अच्छा, ये इसके ऊपर हमें ना लंबी बात करनी चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई ये करते हैं वहाँ पे जाके, इस वजह से हमारे बड़े हमें मुश्किलात का भी सामना है। हमारे वीज़ास पे भी पाबंदी लग गई, सऊदी अरब के अंदर जाके, दुबई के अंदर जाके, गल्फ के अंदर आप लोग, आपसे मुराद पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में, तो ये बड़ी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ना किया। अगली स्टोरी बताएं आप गल्फ से निकले, कहीं और जाएं, गल्फ से निकले, बहुत स्टोरीज होगी। कहाँ चले आप बताएं? ऑस्ट्रेलिया चलें? ऑस्ट्रेलिया चलें। ऑस्ट्रेलिया से आपको खबर दे देते हैं, जहाँ पर इंडियन गुलकारा नेहा कक्कड़ जो हैं उनको बहुत रोना आने लगा और रोना पड़ गया या वो रो रही थी, जानबूझ के रो रही थी, लेकिन जो ऑडियंस के दरमियान वो मौजूद थी ना, वो कहे थे कि ये झूठे आंसू रो रही हैं। हुआ क्या था? नहीं, आपको इनकी नीयत पे शक हो गया। वो बेचारी हो गई लेट, तो नहीं हो ना उनको, कॉन्सर्ट में वो पहुंची लेट 3 घंटे। अब जाहिर बात है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या पाकिस्तान तो है नहीं, टाइम की कदर वहाँ पे अच्छी खासी है, तो टाइम इज मनी ओवर देयर। तो नेहा कक्कड़ जो है ऑस्ट्रेलिया शहर मेलबर्न है जहाँ पे कॉन्सर्ट था, जिसमें वो 3 घंटे की ताखीर से पहुंची स्टेज पर। हाँ, 3 घंटे। और स्टेज पर आते ही उन्होंने मद्दाहों से माफी मांगी और रो पड़ी। जरा सुनिए, जरा थोड़ी सी आपको साउंड सुनाते हैं क्या हुआ। इतनी देर से आप लोग वेट करो, मैंने लाइक इनका भी किसी को वेट नहीं करना।
और उसके बाद फिर आपको आवाजें आ ही रही हैं, वहाँ पे जो शायकीन मौजूद थे जिन्होंने टिकट लिए हुए थे, उनका ड्रामे बंद करो। अच्छा देखिए देसी ही हैं लोग, हर्ट हो गए, हमें हिंदी उर्दू की ही आवाजें आ रही हैं। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, वो उनकी भी बात ठीक है कि उनका टाइम जाया होगा, लेकिन वो आर्टिस्ट है, जब आर्टिस्ट ने आके आपसे माफी मांग ली ना, आर्टिस्ट अगर देखे ना कोई आधे घंटे तक भी लेट हो ना तो इट्स फाइन, 3 घंटे। लेकिन बेचारी इसीलिए रोई ना, उनको एहसास तो हुआ तो रोई ना कि मैं लेट हो गई हूँ, मुझे माफ कर दो। अब उन लोगों को नहीं समझ आया, बहरहाल दोनों का आपस का मामला है, हम वैसे ही आपको बता रहे हैं दोनों का आपस का मामला है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया स्टेज पे आके एक आर्टिस्ट ने, तो तेरा मेहमान मतलब फिर माफ कर देना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा जी चलें छोड़े, हम आगे बढ़ जाते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम बहुत हद तक तब्दील हो गया है, बारिशें बहुत अरसे से अभी बीच में नहीं हो रही थी, एक ड्राई स्पेल हमें नजर आया था, लेकिन महकमा मौसमियात ने एक खुशखबरी सुना दी है, और वो खुशखबरी जो है ना वो ये है कि बारिशों का एक तो स्पेल आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ एक बुरी खबर जिसके बारे में हम हर रोज बात कर रहे हैं कि खुश्क साली जो है वो भी शुरू होने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस पर आपको पता है कि एक अलर्ट दिया गया था, रिपोर्ट दी गई थी कि पाकिस्तान 2025 में हो जाएगा खुश्क साली का शिकार, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और अलर्ट ये बता रहा है कि सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के निचले मशरक़ी मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बरकरार रहेगी। बारिश की कमी और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से आने वाले महीनों में फ्लैश खुश्क साली का उभरना ही मुतवक्की है। It's a new term for me, flash flooding I've heard, and flash खुश्क साली, इसको हम अनफोल्ड करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। दर्जा हरारत, हवा और तापकारी में जो तब्दीलियां हैं इसकी वजह से ये मसला हो सकता है, और तेज़ी से इसमें शिद्दत आ रही है, दिस इज़ जिसकी वजह से खुश्क साली का ख़तरा है। तो एक तो मैं 10 बस्ता आपसे गुजारिश करूँगा, पानी ज़ाय मत कीजिए, पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए, सबसे कीमती चीज़ है हमारे लिए। और उसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएं कि दरख्त अगर नहीं लगाए तो लगाइए, और अगर लगे हुए हैं तो उनको बचाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जो आप पहले बात कर रही थी ना कि एक नया सिस्टम बारिश का आ रहा है, उस हवाले से भी है स्टोरी, ईद से पहले दाखिल हो गया ये खुशखबरी है, बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया, और ईद से पहले बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि आज से 3 रोज तक बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी, और मैदानी इलाकों में बारिश और यालाबारी हो सकती है, ये उन्होंने पेशगोई की है। अच्छा, यालाबारी इज नॉट गुड फॉर फसलें, तो यालाबारी ऐसे फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा जाहिर किया गया है। अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो पंजाबी जी कहते हैं फसलां मारियां जांदियां ने, तो हाँ मतलब वो गिर जाती हैं फसलें ना, तो वो फिर इस काबिल नहीं रहती कि उनसे फसल ली जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तेज आंधी की भी पेशगोई है, आंधी भी कतई तौर पर अच्छी नहीं है। और आपको याद है ना, हमने पेशगोई की थी जब जैन साहब हमारे साथ होते थे, आज से 15-20 दिन पहले उन्होंने बताया था कि अगर 15-20 मार्च के बाद बारिशें होंगी तो वो डेंजरस है, वो खतरनाक है। तो अल्लाह कर की हूँ, हमें अल्लाह से दुआ है, रोज़ा रखा है, सब लोग आमीन कह दें कि बारिशें जितनी भी हों खैर की हों, यालाबारी ना हो, अगर हो तो खैर की हो, फसलों को नुकसान ना पहुंचे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शुरू करेंगे। वेलकम बैक। एक अफसोसनाक वाक़े का तस्करा करते हैं, और हम एक मुसलसल एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, बल्कि हम नेटवर्क तो पूरा एक कैंपेन का हिस्सा है जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं जो हादसात हो रहे हैं। एक और वाक़या हुआ कराची की सड़कों पर, जो मौत बांटती है, जो हैवी ट्रैफिक है, बेलगाम नज़र आती है, और एक और ख़ानदान उसकी भीड़ चढ़ा। आपको बताएं कि मलीर हॉल्ट का जो इलाका, इसके करीब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर था, इसने बाइक सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया। हादसे में एक नौमौलूद बच्चा भी जान की बाजी हार गया। इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जो मुश्तिल शहरी हैं उन्होंने वाटर टैंकर के शीशे तोड़े, ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये हमारे लिए खबरें नई नहीं हैं, रवां बरस सिर्फ कराची की अगर बात करें नई नहीं है, और हम रिपीटेडली ऐसे सेम कॉन्टेंट होता है। सिर्फ ट्रैफिक हादसात में जांबक अफराद की तादाद 216 हो गई है। एक खानदान को उजाड़ कर रख दिया एक ट्रैफिक हादसे ने, मियाँ बीवी और बच्चा तीनों ही चल बसे। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब जाकर कॉन्क्रीट कोई एक्शन लिया जाएगा जिससे कोई हल भी हमें नजर आए और ये हादसात कम हो। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची अमीम जफ़र साहब, और आपको पता है जमात इस्लामी इस मामले को बहुत उठाती भी रही है। लास्ट मंथ ही एक उन्होंने बड़ा एहतजाज भी इस सिलसिले में किया था। मुनीम साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले भी जमात इस्लामी इस पर बात करती रही है, पाबंदियाँ सिंध हुकूमत की जानिब से लगाई गई, औकात कार तब्दील किए गए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सिंध हुकूमत इन टैंकर माफिया को, ये जो हादसात हो रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? असल में सिंध हुकूमत की जानिब से मामला को कंट्रोल ना किए जाने की बुनियादी वजह नाअहली है, करप्शन है और मुजरिमाना गफलत है, जिसका खुमियाजा कराची के शहरी भुगत रहे हैं। और वज़ीर आला साहब कह देते हैं कि इंतजामी मामला है, सियासत नहीं होना चाहिए है। भाई ये सियासत नहीं है, अवाम की जानों और जिंदगी का मसला है। और आप अगर आप इंतजामी तौर पे
इन सारे मामला को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्यों फिर बराजमान हैं। इस शहर के अंदर पिछले साल 775 वाकयात हुए हैं जिसमें लोगों की जानें चली गई ट्रैफिक के हादसा। जिस शहर में पिछले साल 8,000 लोग जख्मी हुए हैं, जिस शहर में सिर्फ पिछले 80 दिनों में 216 वाकयात हुए हैं जिसमें लोग जांबाज हुए, 2600 लोग जख्मी हुए हैं, फिर आप कहें इस तरह की बातें करें, तो आपको अपनी नाअहली, अपनी मुजरिमाना गफलत को कबूल करना चाहिए। आपके इदारे क्या कर रहे हैं? ये इदारों की बुनियादी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कवानीन पर अमल दरामद कराएं। पुलिस कहाँ है? वैसे तो आपकी कैंपेन चली थी ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो फिर बाद में मीम्स भी बनी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, हमें मालूम है और जो बात आप कर रहे हैं उससे अग्री किए बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। हल क्या है इसका? आपके पास कोई प्लान है? पेश किया प्लान है तो फिर शेयर क्यों नहीं करते आप? हमारे पास हल है, हमने हल तमाम इदारों को पेश किया। हमने आईजी से मुलाकात की, हमने हाई कोर्ट में केस दायर किया अदालत के अंदर, हमने आईजी से मुलाकात की, हमने डीआईजी ट्रैफिक से मुलाकात की। इवन ये कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जब इजलास बुलाया तो हमारा पूरा वक्त उसके अंदर शरीक हुआ। हमने प्रपोजल ये दिया है। पहली बात तो ये है कि जो लोग इन हादसात में हलाक हुए हैं उनके घर वालों को कंपनसेशन देना चाहिए। बिल्कुल देना जान का कंपनसेशन कोई नहीं है, लेकिन कम अज कम हुकूमत इतना तो करे कि जो लोग हलाक हुए हैं उनके घर वालों को फी का 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। सही है, हमारा ये मुतालबा है बुनियादी। दूसरी बात यह है कि मोटर व्हीकल कवानीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मोटर व्हीकल कवानीन ऑर्डिनेंस 1965 में बना था, रोड सेफ्टी कवानीन मौजूद हैं, और सबके बावजूद इंसानियत क्या करती है, पुलिस क्या करती है, क्यों इन पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा? ये सारे कवानीन तो मौजूद हैं, इन पर अमल दरामद कराइए। इसी तरह कराची में एक नॉर्दर्न बाईपास है जो मोटरवे को, सुपर हाईवे को मिलाता है, M10 से मिलाता है M9 को M10 से, और ये नॉर्दर्न बाईपास बना ही इसलिए था कि यहाँ हैवी ट्रैफिक को इस पर डाला जाए। अब उस नॉर्दर्न बाईपास पे तो रक्षा और चिंची और मोटरसाइकिल चल रही होती हैं, और शहर भर में ट्रॉलर चल रहे होते हैं, डंपर चल रहे होते हैं। आप फौरी तौर पे काम कर सकते हैं, ये वफाक का चक्कर है, NHA के तहत आता है, नॉर्दर्न बाईपास को एक्टिवेट किया जाए। लिंक रोड जो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाता है, इसको एक्टिवेट किया जाए ताकि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये डंपर और ट्रॉलर सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं है ना इन हादसात का, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है, उसके बाद टैंकर माफिया तो है ही है, जिसकी वजह से एक तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और ये हादसात भी इस तरह के पेश आते हैं। आपको क्या लगता है फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस प्लेटफॉर्म की कोई तजवीज़ दें जिससे जानें बच सकें, हादसात ज्यादा ना हो? देखिए, फौरी तौर पर ये किया जा सकता है कि जो कवायद और ज़वाबित है ना मोटर व्हीकल के, रोड सेफ्टी के, उन पर अमल दरामद कराया जाए। साथ साथ ये है कि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने का पाबंद किया जाए। चौथी चीज ये है कि उसके साथ साथ अगर करना चाहते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास को एक्टिवेट किया जा सकता है जो ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह लिंक रोड को जो है वो को डाला जा सकता है। रोड शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मैटर है। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ओवरनाइट मुझे लगता है होता बहुत ही मुश्किल है। कराची, आप तो खुद कराची आए हैं, आप समझते हैं कितने गंभीर मसाइल हैं। फिर हुकूमत की नेग्लिजेंस अपनी जगह, लोगों में भी तो आपको पता है कि बिल्कुल एहसास जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है मेरे पास, वो जो गवर्नर सिंध ने एक बात की है काइंडली, उस पर जरा कॉमेंट में चाहता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के लिए DIG मेरे मातहत कर दें, कोई वाकया हुआ तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। बड़ा एम्बिशियस स्टेटमेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं गवर्नर साहब की? देखें, गवर्नर सिंध साहब को चाहिए कि वो जो है वो पॉलिटिक्स खत्म करें। ये बयानबाजी जो मेयर और उनके दरमियान चल रही है, इससे कराची वालों का कोई फायदा नहीं है। NHA उनके तहत आता है, वफाक के तहत आता है, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वो कराची को रिलीफ दिलाने में नाकाम हो गए हैं। उनको इस बात को तस्लीम करना चाहिए। भाई, आप NHA के तहत क्यों जो है नॉर्दर्न बाईपास को बाहर नहीं करते? क्यों वहाँ ट्रैफिक नहीं चलता? वो बनी इस काम के लिए है और वहाँ हैवी नहीं चल रहा। आप कम से कम ये तो करें, ये फौरी तौर पर हो सकता है। और बात आज और कल की नहीं है, ये काम तो पिछले 1.5 साल से ये हलाकतें हो रही हैं। पिछले साल 800 लोग, 775 लोग जान हुए। इस साल अभी तक 85 दिनों में 84-85 दिनों में 216 लाशें उठाई है शहर के लोगों ने। बहुत बड़ा। लोगों को भी समझाने की जरूरत है ना कि किस तरह से आपने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है कराची में, क्योंकि हम भी रह कर आए हैं, हम जानते हैं वहाँ पे लोग नहीं करते हैं ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, स्पेशली अगर हम मोटरसाइकिलिस्ट जो है उनकी बात करें। सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में ट्रैफिक हादसा के बाद एक इजलास हुआ
उस इजलास में ये तय हुआ कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाएगी बड़ी गाड़ियों की। उसमें तय हुआ कि वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर की इंस्पेक्शन की जाएगी। उसमें ये तय हुआ कि वेरिफिकेशन होगी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। उसमें ये तय हुआ कि मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाने के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। उसमें ये तय हुआ कि मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। अब आप देखें, ये अपनी मशहूरी के लिए तो मीडिया मुहिम चलाते हैं, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए आप मीडिया मुहिम नहीं चला रहे। आप लोगों को अवेयर करें, उनको शऊर दें कि भाई मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनना चाहिए। और इसी तरह बड़ी गाड़ियों को, और कोई ऐसा ड्राइवर ना हो जो अंडर एज ड्राइवर हो, जो ट्रैफिक चला रहा हो, बड़ा ट्रॉलर चला रहा हो या डंपर चला रहा हो। बाकी जगह ये मसाइल अपनी जगह शहर के हैं। भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मसला ये है कि जब कोई साहिब इख्तियार नहीं होता ना, जब कोई पार्टी साहिब इख्तियार नहीं होती, वो सारी तनकीद करती है, लेकिन जब इख्तियार में आते हैं तो उसके बाद वो पता नहीं अहकामात क्यों हवा में उड़ जाते हैं। और ये इस मंजर के हम तो वहाँ पे नहीं थे, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया कि वहाँ पे वो जो खातून थी वो हामला थी और जो बच्ची की पैदाइश है वो भी सड़क के ऊपर हुई है। ऐसे मनाजिर हैं जो दिखाई नहीं जा सकते हैं। ऐसे दिल, और रमजान का महीना आखिरी अशरा, यकीन जानिए कलेजा मुंह को आता है जान के। मैं अगर आपसे लायामल मुनीम भाई क्विकली पूछूं, जी मैं कह रहा हूँ अगर हमारा लायामल ये है, अभी जी प्लीज, हमारा एहतजाज है। आज सुबह मैं खुद भी जनाजे में शरीक हुआ। हम ये कर सकते थे कि उनके जख्मों पर मरहम रखते खानदान वालों के, हमने वो कोशिश की, हम उनके गम में शरीक हुए। आप यकीन जाने ये कोई भी सरकारी पार्टी इस गम के अंदर, वहाँ जनाजे के अंदर भी शरीक नहीं थे। सबसे अफसोस की बात है, मुआशरा किस जानिब जा रहा है। लोग कम से कम दुख की घड़ी में तो साथ खड़े हो जाते थे सारे मामला के बावजूद भी, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये तो सर आगे तो मुनीम भाई सबने जवाब देना है अल्लाह के हुजूर। जो आज हुक्मरान बने बैठे हैं, चाहे वो वज़राए आला हैं, वज़राए आज़म है, दुआएं कर रहे हैं अल्लाह के यहाँ तो जवाब देंगे जी। ये तो हो नहीं सकता। रमजान की इस रहमत और नफरत वाले महीने में लोग बददुआएं कर रहे हैं हुक्मरानों के लिए। ये जिस तरह का मजाक इन्होंने बनाया हुआ है, अभी हमारा मुजाहरा है, हमें बड़ा मुजाहरा रखा है उसी मुकाम पर कल जहाँ हादसा पेश आया था, मैं वहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। ये हमारा बुनियादी जमहूरी हक है। हम हुक्मरानों को, इस जुल्म के खिलाफ हुक्मरानों को झंझोड़ेंगे। ठीक है, कराची के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र, अमीर जमात इस्लामी कराची। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खबर ऐसी थी जो कोई होती है ना, जो तकलीफ दे होती है, हमारे लिए भी रिपोर्ट करना, ये उन खबरों में से एक खबर थी। और जो स्टैट्स अभी मुनीम साहब ने आपके सामने रखे हैं कि कितने लोग पिछले 1.5 साल के अंदर इन हादसा की वजह से, जिनसे बचा जा सकता था। एक तो आप लोग भी जो तमाम कराची में रहने वाले हैं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी किया करें, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर आप ताखीर से भी पहुंच जाएंगे तो इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी खुदा न खासा जान जाती है, आपकी पूरी फैमिली उससे मुतासिर। लॉस को इम्प्लीमेंट कराया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। मैं तो सोचता हूँ हुक्मरान जब अपनी इतनी पुरतायुश टेबल्स के ऊपर बैठते हैं खाना खाने के लिए, ज़बरदस्त किस्म के महलों जैसे घरों में सोते हैं, आपको नींद कैसे आती है? क्या आपको याद समझ नहीं आता कि आपके साथ ही स्लम्स के अंदर बच्चे भूखे बैठे हैं और सड़कों पे लोग मर रहे हैं? क्या आपने उसी खबर में नहीं जाना जिसमें इन गरीबों ने जाना है? खबर का साइज तो सेम है। प्लीज़ सोचिए इस पर। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मज़ेदार पकवान का ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में वजीहा सईद आपको बताती हैं और हमें बताती हैं कि आप अपने दस्तरखान में नई नई चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन कौन सी नई रेसिपीज़ आसानी के साथ बना सकते हैं। आज क्या बना है ये जानने के लिए वजीहा की तरफ चलते हैं। वजीहा, क्या बन रहा है आज? मैं आज बनाने जा रही हूँ सुब्रोसो की चिकन पकौड़ा से चिकन पकौड़ा कड़ी, जो बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल पकौड़ा कड़ी तो सभी खाते हैं, हमने चिकन पकौड़ा कड़ी बनाने जा रहे हैं और साथ हम बनाएंगे मुजीतो, मिंट मुजीतो रूह अफ़ज़ा से। लेकिन हम इंग्रेडिएंट बताने से पहले, जैसे हम हमेशा पहले हम हाथ धोते हैं, वो हम अपने हाथ धोएंगे लाइफ बॉय से, क्योंकि लाइफ बॉय हमारे हाथों के सारे जरासीम ख़त्म कर देता है और हमारे घर के खानों को और हम सबको महफूज रखता है, जरासीमों से पाक रखता है। और ये एक सुन्नत भी है। ये अब मैंने हाथ अपने धो लिए हैं, क्योंकि लाइफ बॉय हमारे जब हाथों के जरासीम साफ़ कर देता है, ख़त्म कर देता है और हमारे हाथ बहुत सॉफ्ट अच्छे हो जाते हैं। तो उसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमने लेना है एक मीडियम कटिंग प्याज लेंगे, हम बेसन लेंगे। अच्छा, कड़ी का हमेशा हिसाब ये होता है कि अगर हम 1 कप बेसन ले रहे हैं तो हम 3 कप दही लेंगे और इसमें 2 से 3 गिलास पानी डलेगा, क्योंकि बेसन हमारा फूलता है, ये मेजरमेंट है। तो मैंने 1 कप बेसन लिया है, 2 कप दही ली है, कड़ी पत्ता है, कलौंजी है, लाल मिर्च है, लौंग है, हल्दी है और लहसुन है और साबुत लाल मिर्च है हमारे पास और नमक। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको बनाने का आसान, बहुत ही आसान तरीका है हमारा।
हम स्टार्ट लेते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खाना बनाने की बात आती है तो हम इस्तेमाल करते हैं अपना डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा लाया है ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, हमें बहुत थोड़ा सा डालना है ऑयल, क्योंकि हम भंगार लगाएंगे फिर इसका एंड में दोबारा। अब हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें अपनी हाफ कप प्याज डाल देंगे। ये हमने डाल दी इसमें हाफ कप अपनी प्याज। मैंने ये लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून पूरी। हल्दी भी हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं, हमने ये डाली। और अब हम इसमें साथ ही अपना लहसुन भी डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ। इसी में अब हम अपना नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब, ये हमने डाला। ये हमें सारे मसाले पानी में घोलने हैं, क्योंकि हम अगर ऑयल में डायरेक्ट डालेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। हम इसे पानी में घोल के डालते हैं, क्योंकि हम थोड़े से मसाले पहले भूनेंगे, फिर हम इसको दही में मिक्स करेंगे। मैं इसको साथ ही, क्योंकि खुशबू आने लग गई है, हमें कलर चेंज नहीं करना, हमने ये डाल दिया सारा। 1 मिनट सिर्फ हमें चलाना है और साथ ही हम अपना यहाँ मिक्सचर बनाएंगे दही वाला, क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं। ये हमारे 2 कप दही है, हम इसमें बेसन ऐड कर रहे हैं। ये हमने, अच्छा लम्स हमें सारे ख़त्म करने, कोई लम्स ना हो। पहले हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे अपना। 1 से 1.5 गिलास के करीब हमें पानी ऐड करना है। फिर हम अपना मिक्सचर डालेंगे इसके अंदर। या आप इसी के अंदर बहुत सारा पानी ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। कड़ी बनाने का यही एक आसान और जल्दी तरीका है। ये हमने इसके अंदर अपनी सारी मिक्सचर जो दही का, अच्छा खट्टी दही हो पहले लाके 1 दिन पहले रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दही थोड़ी मतलब एक जो हमारी कड़ी है वो खट्टी अच्छी लगती है। इसको हमने अच्छी तरह चलाया। अब ये आराम से अपनी पकेगी, हम बाकी काम करेंगे अपने पकौड़ों का। ये हमने इसे पकने छोड़ दिया है। यहाँ से हम लेते हैं अपना फ्राई पैन लेते हैं। अब हमें करने हैं पकौड़े फ्राई जी, क्योंकि जब फ्राई की बात आती है फ्राइंग की, तो हम, आपको पता है कि हमें डालडा हम शौक़ से इस्तेमाल करते हैं बहुत। और अभी तो रमज़ान की बरकतें भी चल रही हैं और डालडा की अच्छी पैकेजिंग और सेल भी आई हुई है, हम उसको अवेल भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया, जितनी नीड है उतना लें। पकौड़े हमेशा डीप फ्राई होते हैं। अब हमने अपनी कड़ी बनने रख दिया, यहाँ हमने ऑयल गर्म होने रख दिया। अब बात आती है हमारे चिकन पकौड़ा की। जब हमारे पास सबरोसो होता है तो हमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि सबरोसो ने हमारी मुश्किल बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, हमारी सहरी अफ्तारी। तो आज हमने सोचा है उनके चिकन जो पकौड़े हैं, तो हमने उससे सोचा हम कोई डिफरेंट वेरिएशन करते हैं। तो हमने बनाने हैं आज चिकन पकौड़ा कड़ी, जो बहुत ही डिफरेंट है और मज़े की लगेगी। और इनके पकौड़े इतने डिलीशियस होते हैं कि आप अफ्तारी में नॉर्मली भी सर्व कर सकते हैं। इनकी रेंज बहुत अच्छी है और बहुत वसी है। इनका देखें, इन्होंने इसमें पुदीना, हरा धनिया सब कुछ ऐड है इनके पकौड़ों में, कि हमें टेंशन नहीं लेनी कि यार हम मेहमान आ रहे हैं अब इतना सारे मिक्सचर बनाओ। कोई डिफरेंट चीज़ बनाते हैं उससे। ये देखें, ये हमने डाले अपने पकौड़े सारे, और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना वो सबसे अच्छी है कि आराम से आपके 7-8 सर्विंग के पकौड़े हैं ये। और ये हम स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी हमें रात में क्रेविंग हो रही हो कुछ खाने की। ये मैंने, क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं, आप ये देखें पूरा इनका पकौड़ों जैसा टेक्सचर है इनका। ये हमने इसको फ्राई होने रख दिया, ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ हम अपनी कड़ी को भी देखते रहते हैं कि कड़ी कितनी हमारी रेडी हुई है। अच्छा, हम कड़ी के अंदर अब इस स्टेज पे जब उबाल आ जाता है तो हम कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, क्योंकि कड़ी बन रही है और कड़ी पत्ते ना हो ये तो हो नहीं सकता ना। कुछ हमने भंगार के लिए छोड़ दिए। अच्छा, कड़ी में कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत मायने रखती है। ये देखें,
मेरा इतना बड़ा फ्राई पैन है, मैं हमेशा बताती हूँ कि इनकी क्वांटिटी माशाल्लाह माशाल्लाह सुब्रोसो वालों की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं हमें ये अच्छी तरह। ये वेरिएशन है जो सब अपने घर में बनाए, नॉर्मल पकौड़ों से तो सभी बनाते हैं, इससे ट्राई करें। मैंने बनाई थी, अच्छी लगी। हम इसका फ्लेम बंद कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे रखेंगे अपना टिशू, इसमें हम निकालेंगे अपने पकौड़े, सुब्रोसो के चिकन पकौड़े। हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं क्योंकि ये कड़ी है इसलिए हम यहाँ रखेंगे। जी हमारी कड़ी बन रही है, हमने इसका कैप खोल के इसे चेक किया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी कलौंजी 1 टीस्पून के करीब। इसे हम दोबारा पकने छोड़ेंगे, 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे और ये थोड़ी बस गाढ़ी होने लग जाएगी ना, तो फिर हम इसमें थोड़े से अपने पकौड़े सारे ऐड करेंगे। चिकन पकौड़ा कड़ी, ये थोड़ा अभी उबाल आए, इसे अच्छी तरह बने। अब ये पक रही है, इसे हम पकने देंगे। अब हम साथ ही अपना रूह अफ़ज़ा मोजीतो बनाते हैं जो बहुत मज़े का होगा। हमें रूह अफ़ज़ा कैन चाहिए है, मिंट चाहिए और लेमन चाहिए और शुगर एज़ आ टेस्ट, कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। ये हमने अपना लेमन लिया, हमने इसको यहाँ रखा। और इसके अंदर हम अपना पूरा कैन ऐड करेंगे। अच्छा, ये हम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं एडिशन, और हम इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ तो ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मोजीतो बन रहा है, इसमें बर्फ़ होनी चाहिए। ये मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना। अब हमें लेमन यूज़ करना है। इसके हम सारे अपने बीज हम निकाल रहे हैं क्योंकि बीज अगर इसमें डल जाएंगे लेमन के तो ये कड़वा हो जाएगा। अब साथ ही हम इसमें थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के करीब मोइस्ट शुगर डालेंगे जो खुली चीनी के मुकाबले में कम यूज़ होती है। हमने 1 टेबल स्पून इसका ऐड कर दिया। मोहितो जब बन रहा है तो इसमें हमें बर्फ़ तो ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा क्रश करके डालें या क्यूब डालें, ये आपके ऊपर है ऑप्शन। और रूह अफ़ज़ा से जब बनता है तो बहुत ही मज़े का होता है। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा रूह अफ़ज़ा मिंट मोहितो बना है कि जब और ठंडा ठंडा गर्मियों में इतना मज़े का लगेगा। और मिंट आपको तो पता ही है कि रिफ़्रेश कर देता है और बहुत हेल्दी भी होता है। अब हम बनाएंगे अपना बंगार जो हमें बनाना है कड़ी में लगाने के लिए। इस स्टेज पे हमें डालने हैं अपने सारे पकौड़े इसके अंदर। चिकन पकौड़े सुब्रोसो के जो हमने फ्राई किए हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं, ये देखें, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको एक बार हम चलाएंगे अच्छी तरह और अब हम इसे 1 से 2 मिनट और पकने देंगे ताकि ये आपस में घुल मिल जाए, आपस में इनका फ्लेवर एक्सचेंज हो जाए। अब हम डालेंगे बंगार के लिए ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल। ये देखिए ये हमने फ्लेम ऑन किया अपना। अच्छा, इसमें हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे
और वो हमें देख के करनी है। पहले हम अपनी लौंग डालेंगे, फिर हम इसमें अपनी गोला मिर्च, हम प्याज भी डाल सकते हैं, हम अपनी थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसके अंदर प्याज ऐड करी अपनी, ताकि इससे भंगार, हम प्याज और अपनी गोला मिर्च और हम अपनी लौंग से भंगार लगाएंगे। ये जब हल्की हल्की जब ब्राउन होने लग जाएगी, फिर हम इसके अंदर अपनी लौंग ऐड करेंगे। ये देखिए होने लग गई ना, कितना अच्छा कलर आने लग गया। मैं साथ ही इसके अंदर अपनी लौंग ऐड करूँगी, इसको हल्का सा हम चलाएँगे और मैं इसके अंदर अब अपनी गोला मिर्च ऐड करूँगी। लाल साबुत मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया भंगार ऑलमोस्ट रेडी। हम अपनी कढ़ी के अंदर दम देने लगे। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर दे दिया। ये देखिए हमारी चिकन पकौड़ा कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया है और सही थिकनेस है इसकी, ऐसी ही होनी चाहिए। अगर कोई गाढ़ा करना चाहे तो और भी गाढ़ा कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। ये हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है और हमने इसे सर्व भी कर दी है। आ गया अब वो मकाम जहाँ का जिसका हमें इंतजार रहता है इस पूरी रेसिपी की जर्नी के अंदर। जब शुरू होती है, क्यों खुश होते रहते हैं यहाँ पर नहीं आ रहा? मुझे ना एक अंदर से खुशी होती है देखकर, जब एक चीज तैयार हो जाती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है कितनी अच्छी बनी है। और द वे शी गार्निशेस, वो जितना अच्छा लगता है, जिस तरह हमारा कैमरा दिखाता है, तो उससे और भी मंजर हसीन हो जाता है। सो चिकन पकौड़ा कड़ी या चिकन कड़ी पकौड़ा जो भी कहें, दोनों आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मिंट मोहितो, इंग्लिश बेवरेज है, इंग्लिश आपको दिखाते भी हैं। ये खूबसूरत से मनाजिर और रूह अफ़ज़ा इसके साथ वो डेफिनेटली होता है, चूँकि वो ग़िज़ाइयत की एक पहचान है, जैसे वजिया हमें बताती हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। वजिया क्विकली हमें एक ओवरव्यू दे दें जो आपने बनाया, क्या खूबसूरत मंजर है, ज़बरदस्त। जी आयशा इमरान, हमारी एक डिश जो चिकन पकौड़ा कड़ी हमने सुब्रोसो के चिकन पकौड़ा से बनाई है और मिंट मोहितो हमने बनाया रूह अफ़ज़ा कैन से, जो सोडे के साथ बना हुआ होता है, बहुत मज़े का और ठंडा ठंडा मोहब्बत का शरबत है हमारा। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों चीजें बहुत ही हसीन है। आई होप कि खाने में भी उतनी ही अच्छी हो, देखने में हसीन है। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, साथ रहिए। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो मीडिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे शोबों में अपनी शानदार सलाहियतों से खूब नाम कमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ताहिर उबैद चौधरी की, जो कि एक अवार्ड विनिंग न्यूज़ एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और शायर हैं। वो इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और पंजाबी में बेहतरीन वॉइस ओवर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और मेरे साथ तो हमने मिलकर काम भी किया है। फिल वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हैं। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर जो आवाज़ की, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जो आवाज़ है ना, बेसिकली वो उसकी पहचान होती है, उसकी बैकबोन होती है। तो अभी जो एजाज़ ताहिर को हासिल हुआ, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम ताहिर के साथ यहाँ पे उनको इन्वाइट करें, गपशप लगाएं। जो सऊदी हुकूमत है, उन्होंने हरमैन शरीफैन में जो उर्दू ज़बान में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सऊदी अरब के अंदर या बाहर इनकी आवाज़ का इंतखाब किया। तो उसके लिए जो वीओज़ हैं, जो वॉइस ओवर्स हैं, वो इन्होंने किए और वॉइस ओवर्स बहुत अरसे से कर रहे हैं। एक तो थोड़ा सा इनसे उस टेक्निक पे बात करते हैं कि इस्लामिक वॉइस ओवर्स या यूजुअल हम जो एक काम कर रहे होते हैं उसमें कितना फ़र्क है, यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, सऊदी हुकूमत ने कैसे इनको चुना और आगे इनके क्या इरादे हैं, सीखना चाहते हैं वो कैसे टिप्स ले सकते हैं, सब पे बात करते हैं। साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारकबाद। एक तो ये कि प्रोफेशनली बड़ी अचीवमेंट की बात है कि एक चीज़ आपने अचीव की, लेकिन जिस मकसद के लिए उसको चुना गया, मेरे ख्याल में एक सवाब जारिया है, सदका जारिया है, जिन जिन लोगों को ये इल्म मिलेगा। तो ये सबसे पहले ये बताओ, हुआ कैसे ताहिर भाई? अच्छा, हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले, जैसे कि आप जानते हैं, 22 बरस पहले मेरा रेडियो का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले जो बुनियाद थी मेरी, वो मेरे दादा जान मरहूम जो है उन्होंने रखी। अच्छा। कि उनका जो ज़्यादा वक्त है वो हज़रत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजरा, जिन्हें अमीर शरीयत भी कहा जाता है। तो आगा शोरिश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों के साथ उनकी रफ़ाकत रही, तो उस वजह से एक तो वो ख़ुद भी दीन का इल्म रखने वाले थे और साथ में फ़ारसी और अरबी पे उनकी दस्तरस थी। अच्छा। तो मैं उनका लाडला था बचपन से। तो उन्होंने फिर लाड में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में ही
अजबर करवा दिए अशार। अच्छा, उससे एक अर्ज पैदा होती है, आप में एक शौक पैदा होता है, तो वो शौक फिर आगे लेके चलता गया। रेडियो की फील्ड में आए, 17 के करीब FM रेडियोज़ जो हैं उन पे मैं स्टेशन मैनेजर भी रहा हूँ, प्रोडक्शन का काम भी किया है। तो आपने भी देखा होगा, हम कलीग्स भी रह चुके हैं, मैं हर वक्त एक पैशन के साथ काम को करने का आदि हूँ कि जब किसी काम के पीछे मैं पड़ जाता हूँ तो ना मैं दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। और होना भी ऐसे ही, और ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप कोई स्किल सेट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप मेहनत भी करें। तो वो सारी चीज़ें ये मिलजुल के एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुरक्का बन जाता है हस्ती का। किसी भी शख्सियत में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उस शख्सियत को बनाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें मिलजुल के इन्होंने मेरी शख्सियत को बनाया। और फिर रेडियो की फील्ड में हमने काम किया, टेलीविज़न पे काम रेडियो किया, बड़ी मदद तो करता है, वो बहुत मदद करता है। फिर ऐसे असातिज़ा मिल गए जिनको हम बचपन में सुनते थे या जिन्हें टीवी पे देखते थे, तो उसका फ़ायदा ये हुआ। और जो हमारी दस्तरस में नहीं थे, हम भाग के नापा कराची पहुँच गए। अच्छा, नापा में भी आप? जी। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इन्हांस होती गई। लेकिन जो फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की वो 6 बरस पहले शुरू की। ठीक है। उस वक्त चूंकि इतनी सैचुरेटेड मार्केट नहीं थी, बहुत इसमें कोविड से पहले नजर आ रही थी, कोविड से पहले आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये है कि कुछ दोस्तों ने जो कि इन प्रोग्राम्स में या कुछ बाहर से दोस्त आए, तो उन्होंने बताया कि इसमें ये अब फ्यूचर है। अच्छा। तो आप इसको अभी से ज्वाइन करें। अच्छा। तो स्किल सेट तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो उस स्किल सेट को इस्तेमाल, जी, वॉइस ओवर का भी था। उसमें हम डिफरेंट जो है वो तो पहला प्रोजेक्ट ताहिर क्या किया सऊदी हुकूमत के लिए? आपने खुद उनको कोई टेस्टिमोनियल कुछ करके भेजा उनको, या आपके पास क्वेरी आई? फाइवर पे, अपवर्क पे जैसे आते हैं, आपके ऑर्डर्स आते हैं, ये भी एक ऐसे ही ऑर्डर आया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हमें सैंपल चाहिए, तो ये एक स्क्रिप्ट है। और मामूल में भी मेरे चूँकि यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं या फेसबुक पे जो पेजेस हैं, उसमें ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्लामिक कॉन्टेंट ही करूँ। ठीक है। तो वो मेरा शौक भी है, मेरा एक बचपन से रहा है कि मेरा ये पैशन रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है तो इसको मैं दुरुस्त समत पे इस्तेमाल करूं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो ये लास्ट ईयर रमज़ान से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तकरीबन 2 माह के बाद उनका दोबारा मुझे वहीं पे अपवर्क पे मैसेज आता है कि आपकी आवाज़ जो है उसको मुंतखब कर लिया गया है। मुंतखब नहीं, मुंतखब कर लिया गया है। ठीक है। तो मुस्तहकम भी नहीं है। मुस्तहकम भी नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि यू डिड नॉट अप्लाई फॉर दैट। जी नहीं, मैं अप्लाई ये समझ लें कि मैं मतलब आपको फिर चुना गया है, कर रहा चुना गया है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और मैं चुना गया, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि मैं चुना जा चुका हूँ। ये मुझे तब पता चला, उन्होंने फिर एक मुझे वॉइस ओवर का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पे एक डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट था। तकरीबन कोई 8 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री थी, छोटी सी। तो उसका स्क्रिप्ट मेरे पास आया, मैंने वॉइस ओवर करके भेज दिया। अब होता ये है कि गुज़श्ता बरस हज का मौका आ जाता है। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक भाई, वो अमेरिका में होते हैं, तो वो हज पे गए हुए थे। अब हम जाहिर है सोशल मीडिया के तवस्सुत से एक दूसरे के जो ज़िंदगी में चल रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि चलें 2-3 दिन में इनसे राबिता करूँगा, हज की मुबारकबाद दूंगा। अभी जाहिर है इबादत में मसरूफ़ होंगे। 2-4 दिन के बाद उनकी खुद कॉल आ गई मुझे व्हाट्सएप पे। अच्छा, उन्होंने कहीं सुन लिया आपको? जी, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब आपको मुबारक हो। मैंने कहा आप शर्मिंदा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको मुबारक देने के लिए कॉल करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पता नहीं, आपको कितनी बड़ी सादत के लिए मुंतखब किया अल्लाह ताला ने। आपकी आवाज़ वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे एक नए डिजिटल म्यूजियम्स बने हैं, तो वहाँ पे हम गए हैं, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ सुन। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्री के लिए आपने वॉइस ओवर किया है, ये वहाँ पे मदीना मुनव्वरा के अंदर या मक्का मुकरमा के अंदर ये इसको प्ले किया जा रहा है, इसका क्या इस्तेमाल है? आप बता रहे थे कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो डॉक्यूमेंट्री है, उनकी हयात मुबारका पे जो डॉक्यूमेंट्री है, जो कि कुरान मजीद में जो उनका वाक़या बयान किया गया है, उस पे वो मबनी है। और वो सीरत म्यूज़ियम जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल 306 और 307 गेट नंबर जो है उसके बिल्कुल सामने है। रोज़ा रसूल के सामने से आप खड़े होकर देखें तो सामने वो आपको नजर आएगा। ताहिर, किस्मत का कितना बड़ा फैक्टर आप समझते हैं, या आपको क्या लगता है?
कि ऐसा क्या हुआ जिंदगी में, या ऐसी कौन सी आपने मेहनत की जिंदगी के अंदर जिसका इनाम आपको मिला? नहीं किया मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं ये अल्लाह ताला की अता है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। अब उसके बाद देखिए कि अल्लाह की कैसी अता हुई कि आप किसी भी अब डिजिटल म्यूज़ियम में चले जाएं, आप किसी भी डिजिटल एग्जीबिशन में चले जाएं, क्लॉक टावर में तकरीबन 4.5 घंटे का कंटेंट है। मक्का में वो आपकी आवाज़ में? मक्का में भी, मदीना में। अच्छा, माशाल्लाह। क्लॉक टावर में जो सीरत म्यूज़ियम है, क्योंकि सीरत म्यूज़ियम सिर्फ मदीना में नहीं है, मदीना मुनव्वरा में भी है, मक्का मुअज़्ज़मा में भी है, और इसके अलावा ये इस्लामाबाद में भी लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्रीज होंगी। अच्छा, कुछ एक दो लाइंस याद है उसकी? थोड़ा अंदाज में चाहता हूँ ज़रा देखने वालों को, अगर चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एक दो लाइंस वैसे दे देता हूँ, इंट्रो है मेरे पास, और अगर खुद से आप कुछ कहना चाहें। नहीं, ये वैसे ही है, हमारे पास एक जनरल इंट्रो लिखा हुआ है एक सेगमेंट का, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसको, हम बस वो वॉइस ओवर का अंदाजा लगाना चाहते हैं। मैं वही, बाकी तो हम इंशाल्लाह वहाँ जाके जब अल्लाह बुलाएगा तो सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी अगर हमें थोड़ा सा अंदाज हमारे देखने वालों के लिए उस वीडियो का अगर आप करके बता दें, लाइंस देख लें आप। जब वो हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने उन्हें बताया कि मैं एक ऐसे मुल्क में गया हूँ जहाँ पे गैरुल्लाह की इबादत हो रही थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई है जो उसके तख्त को यहाँ ला सके। कुछ इस तरह से था। माशाअल्लाह। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हयात मुबारक पे। अच्छा, ये इतनी जिम्मेदारी का काम है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अब क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत तजर्बा है वॉइस ओवर करने का, तो आप एक फैक्टर होता है आपका कि आप उस कंटेंट मैनेजर के लिए या कंटेंट के लिए चीज़ ठीक करें, लेकिन इसमें कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में है कि ये अल्लाह का काम आप कर रहे हैं, अकीदत भी होती है, ये इस्लाम का काम आप करें, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, पहली डॉक्यूमेंट्री में चूंकि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था ये किस चीज़ के लिए जा रहा है, फिर तो मैंने खुद उनसे राबिता किया, मैंने अच्छा, आपको मुझे बताना चाहिए था। अच्छा, फिर अल्लाह की करम नवाजी हुई कि उसके बाद फिर उम्रे के लिए वालिदैन के साथ जाने का शरफ अता हुआ। तो ताहिर, मैं क्विकली वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, जो लोग वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं, नए लड़के लड़कियां, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, कोई बेसिक टिप्स आपके पास हैं? क्योंकि आप तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी लोगों को बताते हैं, आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन वॉइस ओवर्स के हवाले से खास तौर पे क्या ये प्रॉपर फील्ड है, इसको सीखना चाहिए, नेचुरल है? इस हवाले से थोड़ा सा देखिए, नेचुरल तो कोई ना कोई एबिलिटी आप में होती है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे यहाँ आपने देखा है कि चूँकि बच्चों को गाइड नहीं किया जाता शुरू से, उन्हें बताया नहीं जाता, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं होती उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, तो उसका जो है वो नुकसान ये होता है कि बच्चे लॉन्ग रन में जाके वो बहुत सा वक्त ज़ाय कर देते हैं। अब मैं FSC का स्टूडेंट था जब मैं रेडियो में आया, तो मैं चूँकि डिबेटर था, नात खां था, नोटिस कीजिएगा ये ज़ाय होता है, ज़ाया नहीं होता। तो ये हुआ कि एक्सीडेंटली मैं रेडियो पे आ गया। मैंने ज़िंदगी में कभी रेडियो नहीं सुना था, बड़ा एक मजहबी घराना था, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का बिल्कुल भी इनकी जगह नहीं थी। लेकिन ये है कि शुरू से वो जो नातखानी, फिर माइक के साथ, फिर कैमरे के साथ एक आपकी वो वाबस्तगी हो जाती है और वो आपका डर खत्म हो जाता है। आप तो ये ब्लेस्ड हो गए ना कि आपको मौके शुरू में, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे अंदर है ये, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूं। क्या सीखा जा सकता है? वॉइस में आपका डिक्शन सबसे पहले मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलेट करना आवाज़ को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन है, वो डिफरेंट आपकी वेरिएशंस आती हैं, आपने आवाज़ को किस तरह से अदा करना है, उसका उतार चढ़ाव क्या होगा, उसमें स्ट्रेस किस चीज़ पे होगा, पॉजेस कहाँ पे होंगे, कितना पॉज होगा, प्रैक्टिस से होता है? प्रैक्टिस से ही होता है। अच्छा, मैं ट्रूली स्पीकिंग, मैं जब रेडियो भी मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसीलिए किया कि मेरी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप जब एक माहौल में रहते हैं ना, तो उस माहौल से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जिन लोगों से मैंने सीखा है ना, मैं ये नहीं कि वो क्लासेस लेते थे तो हमने सीखा है, आप जैसे लोग हैं, हमारे बहुत से मौजूदगी से ही आप सीख रहे होते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमने आपसे सीखा है जी बहुत कुछ। ठीक है, तो ताहिर वक्त की कमी है, बात तो बहुत सी मजीद, लेकिन चूंकि आप, मुझे मालूम पड़ा है कि आप शायर भी हैं, बल्कि मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। ये मत कहिएगा मैं शायर। कोई याद है 2 शेर जाते जाते आप अगर किसी भी हवाले से हमें आप सुना दें, और फिर उस पर हम सेगमेंट क्लोज करेंगे। मकसद मुलाकात था, वो ही बहुत अच्छा लगा।
और लोगों को पता चला वॉइस ओवर के हवाले से। और बड़ा फ़ख्र है हमें कि आपकी आवाज़ में हम अगर क्लॉक टावर जाएंगे, जो लोग मक्का मुकरमा अभी भी बहुत पाकिस्तानी हैं, तो जो आप उर्दू में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं वो ताहिर साहब की आवाज़ में। और वो डबल डेकर बसेस के अंदर भी जो डबल डेकर बसेस जो मदीना मुनव्वरा में अभी शुरू हुई हैं, वहाँ पे भी अब ज़ियारत के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी वो आपको डिवाइस मिलती है, उसके साथ आप हैंड फ्री लगाते हैं और उसमें भी आप जो है वो ज़बान का इंतखाब करें और उसके बाद चले कुछ भी आप इक़्तिबास इसमें से या शायरी कुछ भी आप सुनाएं और फिर उसमें हम सेगमेंट करते हैं। एक ताज़ा गज़ल ही है जी कि उजाड़ लफ्ज़ों की बेज़बानी से डर गए हैं। हाँ, उजाड़ लफ्ज़ों की बेज़बानी से डर गए हैं, जो खुद नविश्ता है उस कहानी से डर गए। वाह वाह। हमें हवाए करीब सहरा ने ये खबर दी, हमें हवाए करीब सहरा ने ये खबर दी कि तिश्ना लब तेरे अब के पानी से डर गए। वाह 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 वाह। हुए तो तुम गैर लेकिन अब मरहला है मुश्किल, तुम्हारी गैरों की कदरदानी से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ताहिर उबैद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैंने एक चीज़ उनसे बात करते हुए जो नोट किया ना, मुझे अपने एक सीनियर की बात याद आ गई कि अगर आप अपनी उर्दू अच्छी करना चाहते हैं ना, तो नॉर्मल जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें हर वर्ड को पूरा प्रोनाउंस करें। जैसे आप टीवी के ऊपर बैठ के बात करें ना, कोशिश करें कि वैसे ही बात करें। तो अगर आप लोग भी, आप मीडिया में नहीं भी हैं, इसके अलावा भी अपनी उर्दू अच्छी करना चाहते हैं, कोशिश करें हर वर्ड को पूरा प्रोनाउंस करें। उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो बड़ी हेल्प मिली थी। आई होप आप लोग मिलती है, मेहनत करेंगे तो बेहतर होगा, वरना आप जो गलत लफ्ज है उसको भी गलत पढ़ेंगे गलत बेसिकली गलत। चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईद तकरीबन पहुंचने ही वाली है, थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। बिल्कुल पास। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी लगे। और सिर्फ ईद पर नहीं, ईद के बाद आपको पता है शादियों का सीज़न भी होता है, तो उसके लिए भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी होती हैं। अब सदियों से ना एक कुदरती अज्जा जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। उनमें से एक होता है उबटन। आपको पता है, आपको भी लगा होगा, आपकी तो माशाल्लाह हाँ, शादी पे लगाया जाता है। और वो बेसिकली उसका मकसद मुझे आज तक समझ नहीं आई। हमारा जो चेहरे पे नूर था वो वैसे ही रहा, उपटन ने वो फर्क डाला तो नहीं है सच। नहीं, लेकिन उपटन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि फर्क डालता है। बाकी तो हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम बात करेंगे। मेरे ख्याल में उसकी कॉम्पोजिशन मैटर करती है कि वो कैसे बना है। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग अगर बाहर से खरीदा हुआ उपटन लगा रहे हैं, उससे अगर उनको कोई मसला हो जाए, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, हो सकता है उनकी स्किन एक्सेप्ट ना करे। तो इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईद से फ़ौरन पहले, एक रात पहले या फिर शादी होने वाली है, शादी से एक रात पहले जाके ख़वातीन जो है ना वो फेशियल वगैरह करवाती हैं, वाइटनिंग फेशियल। एक दिन के अंदर चिट्टा करने का दावा करते हैं तमाम जो पार्लर वालियाँ होती हैं ना, उनका नुकसान क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और एक और चीज़, क्योंकि अभी रमज़ान जारी है तो बहुत सारी ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हम रोज़ा भी रख रहे हैं, उसके बावजूद स्किन पे पिंपल्स निकल रहे हैं। पिंपल्स क्योंकि हमारी जो डाइट रूटीन है वो इतनी ख़राब है, हम इतनी कुछ तली हुई चीज़ें, जंक फूड खा रहे हैं। इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समाज, आप इनको जानते हैं, हमारे शोज़ में पहले भी आ चुकी हैं। इनसे ज़रा इस पर हेल्प लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो थोड़ा सा वाइटनिंग से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले वाइटनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। वाइटनिंग फेशियल्स क्योंकि आजकल वो सीजन की भी हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो किस किस्म के केसेस आपके पास आते हैं जो वाइटनिंग की वजह से, करवाने की वजह से या गैर मियारी प्रोडक्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, उसके बारे में ज़रा पहले हमें बताइए। एक तो फर्स्ट इमरान, इट्स नॉट वाइटनिंग, इट्स स्किन लाइटनिंग। लाइटनिंग, ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ पे ये सारे लगे होते हैं वाइटनिंग, अच्छा, देयर इज नथिंग। और जो ये फेशियल जिस तरीके की है, खवातीन लेकिन जाती वो यही सुन के हैं कि वाइटनिंग फेशियल एक दिन में चिट्टा होके वापस आऊंगी। एक आप सेशन लें, मतलब एक वो फेशियल लें, आप वो गोरे हो जाते हैं, चिट्टे हो जाते हैं, इस तरह से होते। इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं है। दे यूज़ ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स। जब ये ब्लीच लगाते हैं, इरिटेशन होती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। ऑब्वियसली समटाइम्स एलर्जी जो होती है, आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। और ब्लीच की वजह से हो सकता है। यस, और ब्लीच की वजह से सेकेंडरी जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, जला देते हैं फेस, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इससे कोई आप लोग गोरे नहीं होते, कोई स्किन लाइट नहीं होती। इट्स जस्ट द मेंटालिटी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये कभी नहीं मेडिकल कॉम्प्लेक्शन को इम्पैक्ट नहीं करती ये चीज़ आपके? बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी क्रीम्स, इतनी चीज़ें अपने फेस पे घर में बैठ के भी अगर रेगुलर वॉश करें तो आपको वही इफेक्ट मिलेंगे जो आपको सैलॉन्स में मिलते हैं। स्किन लाइटनिंग इज़ अ मेडिकल थिंग। देयर इज़ अ ड्रग ग्लूटाथियोन जो कि हम ओरली देते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। और उसका एक तरीका होता है कि किस तरह सेफली हम दे सकते हैं। एंड इट टेक्स टाइम अप टू 9 months आपका एक शेड लाइट होता है। एक शेड लाइट होने में, जस्ट फॉर 1 शेड। और इसके लिए कितने सेशंस चाहिए होते हैं?
फर्स्ट 3 मंथ्स आपको वीकली चाहिए होता है, फिर सेकंड 3 मंथ्स ट्वाइस अ मंथ चाहिए होता है, एंड लास्ट 3 मंथ्स देन वंस अ मंथ। आहिस्ता आहिस्ता हम डोज इंक्रीज करते हैं। अच्छा। देन सेफ्टी होती है। और अगर आप जिस दिन वाइटनिंग इंजेक्शन वाइटनिंग टैबलेट्स छोड़ते हैं, आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल हो जाती है। सो इट्स द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मसला ये है ना समाविया कि हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी तो किया जाता है ना इनसिक्योरिटीज़ को, ख़वातीन की इनसिक्योरिटी, या फिर माशरे के अंदर एक बन गया जी लड़की का रंग हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्यारी, उसको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहरहाल हम उपटन की तरफ आ जाते हैं। उपटन जो लगाया जाता है शादियों में, रिवाज है, सदियों से चलता आ रहा है। स्किन के लिए ठीक होता है ये? दुल्हनों को या इवन दूल्हे को भी लगाया जाता है, ये ठीक होता है? देखें, ये अगेन हम लोग जब भी बात करते हैं इट्स हिस्टोरिकल, उसमें जब यहाँ पे चीज़ें नहीं थी, उपटन जो था दैट वाज एंटी माइक्रोबियल, लाइक आपकी स्किन पे कोई डिजीज़ होती है, एक्नी, पोर्स, उसके लिए इसमें मेरे ख्याल वो हल्दी टाइप की चीज़ यूज़ होती है, उसके वो इफ़ेक्ट्स थे। उसको पहले जब बनाते थे पानी में किसी चीज़ में बनाते थे, अब उस फॉर्म में आपको क्रीम्स दी गई हैं। वो फ्रेश बना होता था, उसी टाइम लगाया जाता था। अब जो क्रीम फॉर्म्स में आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो दुकानों में पड़े होते हैं, तो उससे आपको अगेन इरिटेशन भी हो सकती है। इट्स नॉट सेफ एनीमोर जिस तरह इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। जो भी हम बाजार से एक तो कॉम्बिनेशन की लिखी हुई भी है ना, बेसन, हल्दी, दूध, दही, संदल और अर्के गुलाब। हाँ, ये इसका मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ा, इट इज सेफ। इट इज सेफ, लेकिन कुछ अगर चीजें नेचुरल हो तो। यस, कुछ लोग होते हैं उनको जो लेमन जूस होता है उससे भी प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रेकमेंड क्या करेंगी? पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लिया जाए अपने हाथ पे या कहीं पर लगा के, देन अपने फेस पे अप्लाई किया जाए? देखें, अगेन इट्स अ बजट, जिसकी वजह से लोग घरों में करते हैं। इफ़ यू हैव मनी तो आप क्यों घर में करेंगी? व्हेन आप जब अच्छा, बजट के साथ साथ एक कल्चरल वैल्यू भी तो है ना। अब तो एक पूरा फंक्शन इसके नाम पर होता है कि आज ही उपटन माइयों है। हाँ, कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो रेडनेस हो जाती है तो फिर आप लोग क्लिनिक में जाके फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज अगर वाकई किसी को अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन या टोन बेहतर चाहिए, थोड़ा डार्क है, या उसको चाहिए कि मुझे थोड़ा वाइट दिखना है, कहाँ से स्टार्ट करें? वे टू स्टार्ट जो सेफ भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, या उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो? आप लोग क्या तजवीज़ करते हैं उसके लिए? देखें, अगेन बीइंग अ पेरेंट, आई विल नेवर एडवाइस माय किड्स कि ये करें। अपने सिबलिंग्स को नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको किडनी से इफेक्ट होती हैं, आपको रेगुलर टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कब तक आप ये करवाएंगे? लेट्स स्टॉप दिस थिंग हियर कि हम लोगों की जो स्किन है इसी को फ्लॉलेस बनाओ। ठीक है, अगर हेल्दी हो, बस हेल्दी स्किन हो, उस पर एक्नी ना हो, जो उसकी डिजीजेस है वो ना हो। स्किन लाइट या डार्क होना इज़ नॉट अ डिजीज़, हेल्दी होना इज़ डिजीज़। अब पाकिस्तान में, इंडिया, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही क्योंकि इसका रंग वो है जी। तो बहुत और कुछ हद तक ये ठीक भी होता है ना, क्योंकि ये डिमांड लिस्ट के अंदर लड़की जो है सबसे पहले गोरी होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, गोरी। लड़कियां कहती हैं कि सर पे बाल होने चाहिए। सर पे बाल होने चाहिए, ऑफ कोर्स। अच्छा, चलिए, अब ईद आने वाली है और आगे फिर शादियों का सीजन भी है। क्या रेकमेंड करेंगी, कौन से ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए? आई थिंक कि 7 डेज़ के बाद तो कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। ग्लो के लिए हाइड्रोफेशियल ऑब्वियसली रिकमेंडेड है। लास्ट 3 डेज़ में तो कुछ भी आप ना करवाएं, ना वैक्स कराएं, ना लेज़र कराएं, कुछ भी ना करवाएं, क्योंकि ना तो इफ़ेक्ट्स आते हैं, उल्टे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ गए तो आपकी ईद ख़राब हो जाती है। तो लास्ट 3 डेज़ तो एब्सोल्युटली आप कुछ नहीं कराना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट्स नॉर्मली मैं कहती हूँ 10 डेज़ के बाद आप ना करवाएं। अच्छा, एटलीस्ट 10 डेज बिफोर, हमें आखिरी अशरे से पहले हमें करवा लेने चाहिए। यू विल गेट द रिजल्ट। इवन हाइड्रोफेशियल के भी 7 डेज के बाद रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं या रूटीन है, इसमें तब्दीली कितना हेल्प करती है हमारी स्किन को बेहतर होने के लिए? मैं ये रमज़ान के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम सभी तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, समोसे, पकौड़े एंड ऑल, एंड देन एज आयशा सेड फिर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, खासतौर पे ख़वातीन में एक्नी हो गई, दाने वाने निकल आए, तो ये कितना इम्पैक्ट करता है? इसको फिर कैसे हम कंट्रोल करें? डिहाइड्रेशन का भी इसके अंदर ऐड करें, क्या ये भी एक रीज़न बनती है? अब जिस तरह से ऑयली चीज़ों का आपने कहा, ऑयली चीज़ें इटसेल्फ आपके लिए इशू नहीं करती। इसके अंदर जिस तरह आप मीट वगैरह लेते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो देयर आर सम स्टडीज़ जिसने ये बताया हुआ है कि एक्नी इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑयली
यस, इट इज़ रिलेटेड विद द स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स जो आप ले रहे होते हैं। ओह माय गॉड। अब देयर इज़ लाइक कोड़े क्योंकि वेस्ट में इतने खाए नहीं जाते, तो देयर इज़ लाइक कोई स्टडी इतनी नहीं है स्टडी, और हमारी अपनी तो कोई और हम खाते हैं तो हम स्टडी करना ही नहीं चाहते क्योंकि हम खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो स्टेरॉइड्स और वो जो हार्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से वो जाके हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं एंड देन हमें एक्टिव करते हैं। ओके, तो फिर क्या खाएं आखिरी दिनों में, ये बता दें कि क्या खाना चाहिए, अपनी डाइट को थोड़ा सा किस तरह से चेंज करें कि स्किन पे भी थोड़ा सा असर नजर आ जाए ईद वाले दिन। देखिए, ये 10 डेज में तो इफेक्ट नहीं होता, ऑब्वियसली इट्स 3 मंथ्स प्रोसेस। अगर इफ़ यू वांट अ गुड स्किन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन अगेन जिस तरह आपने कहा कि पानी आप नहीं पी सकते इतना ज़्यादा आफ्टर रोज़े के बाद, तो इसको आप थोड़ा बहुत जो वो होते हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकती, वो रेड वाले जो होते हैं, यू कैन वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एज फैक्टर को भी एड्रेस करें आप, उसके आप तो हर एज की खवातीन यंग ओल्डर आती होंगी, तो एज के साथ साथ स्किन की क्या डिमांड्स हैं, एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं टू टेक केयर ऑफ इट, या पुराने दौर में तो वी रिमेंबर हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ थी वो शायद कोई एक क्रीम वो भी कभी लगाती थी कभी नहीं, बट दे यूज्ड टू हैव अ गुड स्किन एट दैट टाइम। यू आर एक्चुअली राइट। वो एक क्रीम होती थी, वो यूनिवर्सल थी किया, बट उनकी स्किन आज भी हमसे अच्छी है। तो ये एज फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर आप क्या तजवीज़ करते हैं लोगों को, यंग वंस को और ओल्डर वंस को? अब बिल्कुल उल्टा चल रहा है बाय द वे, कि अब यंग जो हमारी जनरेशन है वो क्लिनिक्स में, सैलून्स में ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोगों की 50+ हैं। This is very sad. और सेकेंडली जो हमारी पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका जो ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा था। हमारे बच्चे 14-15 में मेकअप स्टार्ट कर दिया सब ने, बिकॉज दे आर लर्निंग सो मच फ्रॉम द इंटरनेट के ये चीज़ करो, ये हो जाती है, तो हम अपने प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। उनको ज़्यादा पता ही नहीं था, उनके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं थे। मेजर पार्ट जो है हमारी स्किन के डिस्ट्रॉय होने का या हमारी हेल्थ के डिस्ट्रॉय होने का, वो हमारी डाइट है, क्योंकि पहले वो ऑर्गेनिक खाने या ऑर्गेनिक फूड्स लेते थे, अब इतनी ज़्यादा मिलावट आ गई है हर चीज़ बाहर से, लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी भी। या इमरान इज राइट, इट्स लाइफस्टाइल। पहले हमें नहीं पता, वो लोग धूप में इतना नहीं निकलते थे, अब हम हर वक्त धूप में फिर रहे होते हैं, तो अगेन ट्रीटमेंट्स, सस्ते प्रोडक्ट, सस्ते डॉक्टर, हर कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग। जब भी आपको बुलाते हैं आप तशरीफ लाती हैं, तो हेल्प करती हैं इस पे। वही बातें जो मोस्टली हम रिपीट करते रहते हैं, लेकिन एक रिमाइंडर होता है हम सबके लिए, तजदीद ज़रूरी है ना, बार-बार बात करना, तजदीद बहुत ज़रूरी है। अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाना और तली हुई अशिया को परहेज़ करना, जो कि मुझ समेत बहुत से लोग नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद आपकी स्किन के अच्छा हम अपने आप को भी याद करा रहे होते हैं। एंड वन मोर थिंग, यस वेरी पॉइंट जो डॉक्टर समागी ने बताई, वो प्रोसीजर्स जो सस्ते हैं, सस्ते में और हम क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में करवा लेते हैं, वो तो बहुत ही डैमेजिंग है, वो भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ जाते हैं जी, एक और अहम मामले के ऊपर बात कर लेते हैं, और वो है बिटकॉइन का मामला या क्रिप्टो करेंसी का मामला। और एक अहम फैसला किया, बिटकॉइंस और प्रॉफिट बना रहे हैं, डायरेक्ट बिटकॉइन डिस्कस करना पसंद है। अच्छा, हुकूमत जो है उसने इजाफी बिजली इस्तेमाल करने और तवानाई के शोबे पर माली बोझ को कम करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का फैसला किया है। और पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खपत के दरमियान अदम तवाज़ुन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है। कई मौक़ों पर मुल्क में इजाफी बिजली पैदा होती है, जिसे इस्तेमाल ना करने की सूरत में बिजली के जो कारखाने होते हैं उनको इजाफी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। IPPs वाला मामला जो है, कैपेसिटी पेमेंट्स जो है ना, वो उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर अब कुछ के ऊपर दोबारा से रिविजिट भी उनको किया गया है। अब इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने ये इकदाम उठाने का फैसला किया है। बिटकॉइन माइनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें भारी मिकदार में बिजली इस्तेमाल होती है, और यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक ने इस पर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर दी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो इस्तेमाल की जाएगी। भाई मैं तो डर ही जाता हूँ ऐसे इनिशिएटिव जब गवर्नमेंट करती है, कोई डिसबैलेंस पहले वाला बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सांस जो है ना वो आ रही है, ICU से बाहर आ रही है मईशत। लेकिन इस पे हमारे साथ खैर हारून साहब हैं। रिस्क लेना चाहिए, आज की प्रोग्राम में कहा था ना, क्रिप्टो के मामले में हमेशा कहती हूं कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क है, इंटेंजिबल चीजों पे मैं रिस्क नहीं लेता। नजर तो कुछ है, हारून है और हारून एडवोकेसी करते हैं इसकी, बिकॉज़ वो खुद एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा हम हेल्प लेते हैं। हारून भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले तो हमें बताइए, क्या वाकई इतनी इजाफी बिजली है कि हम बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दें और वो जो वहाँ से कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे जा रहे हैं वो यहाँ से हम कुछ प्रॉफिट वगैरह बना लेंगे, ऐसा है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, आजकल तो ये काफ़ी ज़ेर बहस और ये ऐसा मौजूद चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जब से क्रिप्टो काउंसिल बनी है उसके बाद से फैसला किया गया है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान अपने जो सिस्टम है उसमें कैसे लेकर आए। उसमें ये वाला जो मौजू है बिटकॉइन माइनिंग वाला, ये भी काफ़ी ज़ेर बहस है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी खपत है वो कितनी है सालाना, यानी कि हम कितना यूज़ करते हैं।
तो पाकिस्तान में इस वक्त जो खपत है वो तकरीबन कोई 92 यानी कि 92 टेरावाट आवर हम बिजली यूज करते हैं। अच्छा, अब देखना यह कि इसमें से हम कितनी बिजली इजाफी हम ले सकते हैं, या हम उसमें से कितना हम यूटिलाइज करें, या एक्स्ट्रा हम इतनी बिजली पैदा करें ताकि हमारी जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है पूरी दुनिया भर में, हम उसमें कितनी कंट्रीब्यूट कर सके। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरे साल जो बिजली कंज्यूम हो रही है, अगर मैं 2025 का पूरा साल लगा दूं तो ये तकरीबन 130 टेरावाट आवर चली जाएगी, यानी कि 130, और हम हैं इस वक्त 90 के ऊपर। तो एक कंट्री जो है वो अकेला खुद भी नहीं संभाल सकती पूरे बिटकॉइन माइनिंग को। अब देखना ये होगा कि इस 130 टेरावाट में से हम कितनी बिजली की हम कंट्रीब्यूट हम करेंगे। जितनी बिजली हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतने हमारे बिटकॉइन माइनिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है। और अब सवाल ही पैदा होता है कि जी ये जो बिजली आपको वाला सवाल कि जो बिजली आएगी ये क्या इजाफी बिजली आएगी, या जो इजाफी बिजली है उसमें से हम कंज्यूम करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उस 90 में से हम कितना % हम ले सकते हैं, या 90 के ऊपर हम कितनी बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर आप इसका ले रहे हैं 3 या 4% का, सुनने में एज अ लेमैन ये हमें बड़ा ही अट्रैक्टिव भी लग रहा है, स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लग रही है कि चलो जो एक्स्ट्रा बिजली है जिसकी पेमेंट्स हमें करनी पड़ती है वो इस्तेमाल हो जाए, पाकिस्तान की मईशत के अंदर एड अप कर दे कहीं ना कहीं। लेकिन डूएबल कितना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत एम्बिशियस तो नहीं है? देखिए, मैंने पूरी सी कैलकुलेशन की आम जबान में समझाने के लिए। अगर आज हम इसमें से 3% भी कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे साल में, आप समझ लें कि 164,000 1,64,000 बिटकॉइन माइन होते हैं आजकल के हिसाब से। तो उसमें से लगा लें अगर हम 3% भी हासिल कर रहे हैं तो ये 4,900 बिटकॉइन आएंगे हमें। लेकिन जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की अपने 40 रुपए यूनिट के ऊपर रखे तो पता चला कि जितना हम बिटकॉइन में आज की प्राइस पे हमें मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा हमें बिजली के ऊपर पे करना पड़ेगा अगर ये 40 रुपए का यूनिट है। इस 40 रुपए को हम जितना नीचे लेकर आएंगे, यानी कि अगर हम 20 रुपए यूनिट लेकर आते हैं तब जाके हमें इसमें बचत होगी तकरीबन कोई 40% की। और मजीद अगर हम इसमें कमी लेकर आए, यानी कि अगर हम 15 रुपए का पर यूनिट लेकर आए, तब जाके हमें ये समझ लें कि हमें जो कॉस्ट आएगी। और ये बचत भी हारून भाई बिटकॉइन के आज के रेट की आप बात करें ना, बिटकॉइन के आज के रेट पे बचत होगी। अगर खुदा न खास्ता वो क्रैश करता है, या वो जैसे हम बिजली की पर यूनिट 40 से 20 पे ले आए और बिटकॉइन की भी मौजूदा कीमत अब से आधे पे चली गई इन केस, तो वो फिर मामला वही हो जाएगा। उसको मतलब यहीं पे रहना पड़ेगा और हम अपनी बिजली की कीमत नीचे लाएं, तो तब ये इक्वेशन सेट हो रही है 40% प्रॉफिट के ऊपर। ये कह रहे हैं आप? हाँ, दूसरा ये कि इमरान में ऐसा है कि इसमें लॉन्ग टर्म आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी वो बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करने चाहिए जब तक वो अगली हाल्विंग ना हो जाए, यानी कि 2028 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 3-4 साल तक ये बगैर बिटकॉइन को उन्होंने खर्च किए हुए जो भी बिजली इजाफी खर्च हो रही है वहां पे वो खुद पैसा लगा के अगर वो उस बिटकॉइन को यूज ना करें, उसको अपने पास स्टोर कर लें, तो आइंदा आने वाले महीनों में सालों में जो उसकी प्राइस होगी तब जाके हम उसको कैलकुलेट करें, ना कि ये कि आज हमने बिटकॉइन पैदा किया और हम आज इसको खर्च कर लें। तो फिर तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमें बहुत ज्यादा सूट करेगी, दुनिया के कई वायबल होगी। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दिया है बिटकॉइन माइन करने के ऊपर। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो क्यों मुख्तलिफ है इस मामले के अंदर? अच्छा, वो इसलिए लगा दी क्योंकि उनकी भी खपत है, उनकी भी प्रोडक्शन ऐसी है कि उनको जरूरत जब पड़ती है तो आम सार्फिन पर फिर या तो इजाफी बोझ आ जाता है, इसलिए आता है कि उनको फिर बिजली नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं उसको फिर कट डाउन कर देते हैं। अब होता ही है कि बाज़ ममालिक, जैसे मैं बात कर रहा है सल्वाडोर की, उनके पास तो आपको पता है इजाफी बिजली है क्योंकि वो तो अपने वोल्केनोस से ना जो आर्टिफिशियल पहाड़ है उसकी हीट से उसको जियोथर्मल में इसको कन्वर्ट करके एनर्जी को फिर वहां से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको तो बचत है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को जहां पर आपके पास अगर हाइड्रो पावर है या दूसरे जराए से अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, सोलर से यूज करते हैं, तब जाके आपको फायदा होगा, वरना तो अगर आप अपने नॉर्मल बिजली को आप इस्तेमाल करने लगेंगे तो कल कोई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉर्मल बिजली है वही ना इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा बिजली की बजाय एक वॉरहेड खोल के बैठ जाएंगे, नवा कट्टा। ये हम पहले तजर्बे ऐसे कर चुके हैं कुछ वैसे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि लेट्स सपोज इफ गवर्नमेंट स्टार्ट्स माइनिंग द बिटकॉइन, तो कितने अरसे के बाद माइन हो जाता है? इसका कोई टाइम फ्रेम है? मुझे तो आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम सो सॉरी यू नो बीइंग दैट ले मैन, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है प्रोसीजर होता क्या है। कितने अरसे के बाद ये माइनिंग हो जाती है और आप जनरेट कर लेते हैं या माइन कर लेते हैं बिटकॉइन को? टाइम कितना चाहिए इसके रिजल्ट्स के लिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की कोडिंग में सतोशी नाकामोटो जो इसका था, जो जिसने ये डिफाइन किया था, जिसने ये प्रोटोकॉल बनाया था सॉफ्टवेयर, उसके तहत ये लिखा गया है कि हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक पैदा होता है, यानी कि हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं 2000, 4000, 6000 ट्रांजेक्शन। वो जो ब्लॉक माइन करता है माइनर, उसको रिवॉर्ड मिलता है 3.125 BTC का, यानी कि हर 10 मिनट के बाद 3.125 BTC रिवॉर्ड मिलते हैं माइनर को। अब दुनिया भर में इतने माइनर्स हैं, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं,
हर कोई इसके जो है वो जंग में लगा हुआ है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन माइन करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उसमें लगाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्लॉक मिलेंगे, उसको पर रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये कि हर 10 मिनट के बाद जो ब्लॉक माइन होता है उसमें वो बिटकॉइन पैदा होता है, यानी कि वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जो आजकल 3.125 है। अच्छा, अब इसमें फिर एक सवाल ये पैदा होता है, दुनिया में इतने डेवलप्ड मुल्क हैं, जैसे हम कुछ सेंट्रल एशियाई रियासतों की बात करें, उनके पास बिजली इजाफी है, एक्सपोर्टेबल एनर्जी भी है उनके पास, और उनके रिसोर्सेज भी ऐसे हैं जो तगड़े रिसोर्सेज हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली ले रहे हैं वो। फिर वो दुनिया में बाकी ट्रेड को छोड़कर और ट्रेड रूट्स के ऊपर जंगों को छोड़कर यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते? ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि घर में ही फैक्ट्री लगाओ, घर में ही पैसा आएगा, फिर दुनिया भर में बेचो, डॉलर्स आते रहेंगे। तो ये कोई आइडिया इतना, ये चौधरी ख्याल के अंडों वाला आइडिया लग रहा है मुझे कि एक अंडा टूटा सब आग खुली सब टूट गए, ऐसा लग रहा है मुझे हारून भाई। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो हार्डवेयर का भी है, क्योंकि हर 2 से 3 साल बाद जो ये मशीन है ये ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अभी भी इसमें चूंकि एसिक माइनर है, ASIC जो माइनर्स मशीनें होती हैं, या बेसिकली आपको इंपोर्ट करना होती है, और आप अगर आप बनवा सकते हैं या किसी से आप मेरा अगला सवाल ये था कि अब ये माइनिंग का जो फैसला किया गया है, इसके अंदर पैसा कितना लगेगा पाकिस्तान के बजट से, पाकिस्तानियों की जेब का कितना पैसा लगेगा इसमें? और ये मशीनों वाला पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मशीनों वाला। अच्छा, एक मशीन जो इस वक्त औसतन उसकी जो कीमत है वो $2000 के बराबर है। एक मशीन जो है इस वक्त $2000 के बराबर है। अगर आप 1400 मशीनों के आप यूनिट लगाएंगे, पूरा एक फार्म हाउस बनता है, और आप समझ लें कि इसके लिए ज़मीन भी आपको तकरीबन कोई आधा किलोमीटर के हिसाब से आपको चाहिए होती है ज़मीन, क्योंकि उसमें आपको जगह बहुत चाहिए होती है ताकि उसका एक उसके अंदर एक वेंटिलेशन भी हो, ताकि हवा उसको जो है वो ठंडा रख सके। ऐसे जगह का इंतखाब करना चाहिए पाकिस्तान में जहाँ का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा ना हो, ताकि मशीनों पर उसका इम्पैक्ट ना आए, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। अब देखना है कि पाकिस्तान जो है वो कितना वो बिटकॉइन हासिल करने के लिए उस बिजली में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। मेरा सवाल वहीं पर आएगा कि 130 टेरावाट आवर बिजली चाहिए पूरे साल में, और पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है 90 टेरावाट आवर। अब उस 90 में से वो 5 टेरावाट आवर देगा, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो तकरीबन कोई आप लगा लें 3 से 5% होगी। उसी हिसाब से जो मशीनें चाहिए होगी उनको तकरीबन कोई आप समझ लें कि 10 से 12 हज़ार के करीब मशीनें चाहिए होंगी। तो इसमें आपको $1 मिलियन आपके खर्च हो जाएंगे, आपके $2 से $3 मिलियन की तो खाली आपको मशीनों की कॉस्ट आएगी। ज्यादा है कि आप माइन कर लेंगे, अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, तो चांसेस परसेंटेज के हिसाब से कितने हो सकते हैं अगर पाकिस्तान करना शुरू करे कि हम माइन कर लेंगे बिटकॉइन? देखिए, माइन इसलिए करेंगे, मैंने आपसे कहा कि जितनी बिजली की कंजम्पशन हो रही है बिटकॉइन में, जितनी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर, उतना आपके चांसेस ऑफ विनिंग है कि आप उतने बिटकॉइन हासिल कर लेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप 3% भी आप बिजली अपने उसके अंदर लगाते हैं उस पूरे 130 टेरावाट आवर में पूरे साल में, so you can get easily 4,900 of Bitcoin। अब ये 4,900 बिटकॉइन या तो आप अपने पास लेके स्टोर कर लें, या उनको बेच के अपना खर्चा पूरा कर लें। ये 2 बड़े चैलेंज हैं। एक ये है कि बतौर स्टेट एज अ पॉलिसी स्टेट ये डिसाइड करे कि हमने माइनिंग करनी है। एक ये है कि स्टेट इसको एम्पावर करे और लोअर लेवल के ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसको माइन करें। दुनिया में ये भी तो ट्रेंड है, लोग अपने तौर पे भी तो करते हैं इसको या ट्राई करते हैं। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? क्या वो बेहतर कल्चर रहेगा, फिर उस पर रिस्क फैक्टर कम रहेगा, बजाय इसके कि स्टेट एक पूरी पॉलिसी बनाए, रिसोर्स लगे, और फिर उसके बाद रिजल्ट भी एम्बिग्वियस हों कि किस जानिब जाएगा? क्योंकि बिटकॉइन की इटसेल्फ रेट्स भी तो एम्बिग्वियस ही रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है, इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट? देखिए, इंडिविजुअल के तो किसी भी ये बारे में नहीं है। उसकी वजह ये वायबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको वो पड़ रही है नहीं, उनको पड़ रही है 40 रुपीज के यूनिट। 40 रुपीज पे तो ये बन ही नहीं सकता आपको कहीं से। या तो आप इसको लेकर आए 10 रुपए के ऊपर, और 10 रुपए के ऊपर जो एक आम सार्फिन है वो ला नहीं सकता बिजली को कहीं से भी। उसके पास 24 घंटे उसको बिजली चाहिए होती है, पूरे साल बिजली चाहिए होती है। ये काम गवर्नमेंट लेवल पर हो सकता है, ये काम किसी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे हो सकता है। जाके जो एक्सपर्ट्स हैं, लेट मी नेम हिम, वो बड़ी एडवोकेसी करते हैं, और उन्होंने तो कहा कि मुझे आप कर दें तो मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। मैंने खुद उनकी कुछ वीडियो टॉक सुनी है वकार ज़कात की, अभी गवर्नमेंट ने इसलिए फिर शायद अथॉरिटी भी बनाई। तो ये लोग फिर क्या हवा में उड़ा रहे हैं क्या इतना? मुझे तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है मुझे, और बड़ा लॉन्ग टर्म लग रहा है। यहाँ पे तो एक सड़क बनानी पड़ जाए, अल्लाह माफ करे, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं, बिटकॉइन का माइन कहाँ करेंगे? तो ये फिर एवं ही बस हमें हवा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ हमें। देखिए, ये उस जमाने की बात है। अब तो भाई इसके अंदर काफी चेंजेस आ गई हैं, इसका हैश रेट बहुत बढ़ गया है, इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है। वक्त के साथ साथ बिटकॉइन को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो अब ये जिसकी बात कर रहे हैं, या तो ये किसी और करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने काफी करेंसी आपको पता है वहाँ पे बिजली की बाकी करेंसी में बिजली की कंजम्पशन कम है, लेकिन उनका रिवॉर्ड भी बहुत कम है, उनकी प्राइस भी बहुत कम है। हम तो सिर्फ बात करने बैठे हैं पे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की माइनिंग के लिए अगर ये 40 रुपए का यूनिट को नीचे लेकर आते हैं,
अगर ये 20 रुपए की यूनिट पे लाते हैं तो इनको तकरीबन कोई 40% की बचत होगी एक बिटकॉइन माइन करने में। आज के देखना पड़ेगा ना कि कॉस्ट कितनी लग रही है, उसके बाद बेनिफिट भी हमें उस हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इस इक्वेशन के अंदर इफ्स एंड बट्स जिसकी हम पहले बात कर रहे थे इतने ज्यादा हैं कि यू नेवर नो, फ्लक्चुएशन इस मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा। हारून भाई ने बड़े अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमें हमारा इतना इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे से बताया, अच्छे तरीके से बताया। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं हम और आपके फेवरेट बिटकॉइन लेने चल रही हैं, क्रिकेट की बात कर लें हम। क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं, अभी नहीं खरीद सकते बिटकॉइन। क्रिकेट की बात, बिटकॉइन की बातें कहा एकदम क्रिकेट पे आ गई, जिथे कुछ मिल ही नहीं रहा सानू। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैचों की T20 सीरीज जारी है, 4 मैच हो गए। 4 खिलाड़ियों की माइनिंग शुरू करें, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव बात है ये भी, आप मजलान से पूछेंगे भी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड कल खेलेंगे जी अपना 5वां और आखिरी मैच। माशाल्लाह 4 में से सिर्फ हमने 1 मैच जीता है, वो बड़ा कन्विंसिंग जीता है। बहरहाल 3 मैच हमारे हैं, सीरीज हमने गंवा दी एक बार फिर। शदीद तनकीद की जद में टीम, और सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नए प्लेयर्स इनको टाइम दे, और कुछ कहते हैं कि अब ये खोटे सिक्के हैं, ये नहीं चलने वाले। आप देख लेना वही बात होगी, हसन नवाज ने बहुत अच्छा खेला था 3rd मैच के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता भी था, लेकिन कल का मैच जो है ना उसके अंदर नहीं परफॉर्म कर पाए, 1 पर आउट हो गए। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात है, क्या बात है, ना जाने और बेदर्द कोई क्या जाने। तो हम इस टीम से उम्मीद लगाए बैठे हैं जो मुझे लगता है भूल गई है परफॉर्म करना, ऐसा लग रहा है फिल वक्त। आप राय अजलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा तज्जिया ले लेते हैं। क्या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अजलान हमें इन खिलाड़ियों से? देखें, उम्मीद इंसान को तभी रखनी चाहिए जब बिल्कुल ही नाउम्मीदी का वक्त आ जाए, बिकॉज उसी वक्त ऐसा होता है कि कुछ बेहतर हो सकता है। इससे ज्यादा बुरा फिर यही होगा कि फिर हम सेकंड ईयर की T20 साइड से खेलना शुरू कर देंगे, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलना शुरू कर देंगे। इससे नीचे यही हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर हम इस सीरीज को देखें तो पिछले कई सालों से हमारा रिलायंस बहुत ज्यादा हो गया है कि हम बायलैटरल सीरीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं कि बायलैटरल सीरीज में हमें लाजमी जीतना है। हम हर मुल्क के खिलाफ हर बायलैटरल सीरीज के अंदर अपनी फ्रंट लाइन साइड को खिला दिया करते थे। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे पास कभी भी सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं रहे, और वो वही हुआ कि जब भी बड़े टूर्नामेंट से पहले हमारा कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है तो हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं थी। इस टूर्नामेंट, इस सीरीज को इस पैराहे में देखा जाए कि हमने नए लोगों को चांस दिया। हम ही लोग थे, हम आपसे हफ्ता 2 हफ्ता पहले कह रहे होते थे कि इससे तो बेहतर आप यंग लड़कों को चांस देते, ज्यादा यही होगा ना कि हार जाएंगे। अभी भी तो हार ही रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत इसलिए भी है कि न्यूजीलैंड इज नॉट एन इजी वेन्यू फॉर अस नाउ। हाँ, अब से कुछ साल पहले ऐसा हुआ करता था जो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी तो हम 90s में न्यूजीलैंड को बहुत डोमिनेट किया करते थे। मसला हमारी बैटिंग में शायद उस तरह से नहीं आ रहा, मसला हमारी बॉलिंग में ज्यादा आ रहा है कि हमारी बॉलिंग पावर प्ले को डोमिनेट नहीं कर पा रही, और पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड हमारे हाथों से मैच ले जाता है। अगर नए लोगों को टाइम देने की जब बात आती है तो हम भी इसके हक में कि नए लोगों को डेफिनेटली देना चाहिए टाइम, बहुत ज़रूरी है। यंग टैलेंट सामने आना चाहिए, लेकिन यंग टैलेंट की सिलेक्शन भी तो उनकी परफॉर्मेंसेस देखकर ही की जाती है ना। तो अगर वो अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, उसके अंदर किसी में भी परफॉर्म ना कर पाना, तो फिर दिल तो दुखता है, सवाल करना तो बनता है कि फिर क्या देखकर सिलेक्शन की गई है। यहाँ पे फिर जरूरी हो जाता है ना कि एक तो, दूसरा ये कि इनकी सिलेक्शन अगर हम देखें तो हसन नवाज बड़े अरसे से नजरों में थे। एक इंटरव्यू में एक PSL फ्रेंचाइज के लिस्ट मैनेजर ने कहा था कि इस टूर्नामेंट में, अपकमिंग टूर्नामेंट में जो प्लेयर टू वॉच है वो हसन नवाज होगा। तो उसका मतलब है कि वो पोटेंशियल, को टैलेंट था कि हम ये बात किसी PCB के ओहदेदार ने की, एक PSL फ्रेंचाइज के लिस्ट मैनेजर ने की है जिसका काम ही परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस देना होता है। वो चीज, उस चीज को अगर फोकस में रखा जाए, समझ एक अरसे से फ्रिंजेस में थे, नजर आ रहे थे कि उनको चांस दिया जाएगा। उसके अलावा मोहम्मद अली ने अभी BPL में परफॉर्म करके आए थे, इसलिए उनको टीम में रखा गया था। दूसरी चीज ये है कि इनको एक चीज की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी होती है खिलाड़ी को, कि आपको इतने मैचेस कम से कम जरूर दिए जाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको मजीद रखना है या नहीं रखना है। उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है और एक सेंस ऑफ टारगेट जरूर रहता है कि अच्छा मेरे पास इतने मैच लाजमी मौजूद है जिसमें मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यही इनसिक्योरिटी रहेगी कि आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। और पिछले काफी अरसे से हमारे साथ ये मसला रहा है। वो कौन सा फैक्टर है जो असलान, वो कौन सा फैक्टर है जो 205 चेस कराते हुए सिर्फ 1 विकेट गिरा के चेस करा जाता है, जो इंडिया के खिलाफ ICC वर्ल्ड कप के अंदर 150 प्लस चेस कराते हुए 0 विकेट पे चेस करा जाता है, ओपनर चेस कर जाते हैं। फिर ये कोई मतलब क्या कोई असर होता है, कोई गीदड़ सिंगी आती है एक दिन के लिए, कौन से ट्रांस में चले जाते हैं, क्या है सर? वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? बेसिकली तो वही बॉलिंग होती है, वही बैटिंग होती है, बड़ी कन्विंसिंग विन होती है। यानी कि पता लगता है कि कोई वर्ल्ड की दुनिया की अच्छी साइड खेल रही है, एंड देन सडनली हैपेंस कि हम कोलैप्स कर जाते हैं। हमें ये कंसिस्टेंसी का फैक्टर जो लैक करते हैं, इस पे कोई हमारी साइंस निकालें सर, फंस गई है।
तो दोनों पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। फ्राइडे को ड्यू फैक्टर था, उसने हमें बहुत हेल्प किया। सेकंड टाइम पे ड्यू आ गई थी, बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था, कंडीशन थोड़े बैटिंग के साझेदार हो गए थे, हमने उसको डोमिनेट कर लिया एनएम जीत के। संडे को फिर हमें उम्मीद थी कि सेकंड टाइम में ड्यू फैक्टर होगा, हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। सेकंड टाइम हुआ ये कि हवा तेज चल गई, तो वो तेज हवा में ड्यू नहीं होती और तेज हवा में उनकी बॉल ज्यादा स्विंग हो रही थी, हमें उसमें मुश्किल में डाला। यार अज़लान, ये वर्ल्ड क्लास टीम्स का, सॉरी टू कट यू, वर्ल्ड क्लास टीम्स का ये मसला तो नहीं होता है ना। वर्ल्ड क्लास टीम जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल आ गया, फाइनल में किसी को क्या पता मौसम कैसे होगा, वेन्यू क्या होगा, ना वेन्यू अपना ना मौसम अपना, लेकिन आप खेलते और आप अभी इंडिया ने प्रूव किया अपने आप को जीत कर। स्ट्रेटजी भी नजर आई, टेक्निक भी नजर आई, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी नजर आई, कंसिस्टेंसी भी नजर आई। आई टेक योर पॉइंट, लेकिन क्रिकेट के खेल में एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है, वो शायद आपको किसी और खेल में नजर ना आता हो। कंडीशंस किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, इतनी ज्यादा कंडीशन डिपेंडेंट स्पोर्ट है ये, तो वो एक फैक्टर है। दूसरी चीज आपने बात की कंसिस्टेंसी का ना होना, वो फैक्टर अपने आप को तब्दील करने के लिए उन कंडीशंस के मुताबिक। क्या हमारी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं होती कि कंडीशंस अगर चेंज होंगी तो आपने फिर अपनी गेम बेहतर करें, बैटल हार्डन आपकी मसाइल तो फिर बहुत सारे हैं ना। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का मसला है, आपकी कैपेसिटी का मसला है, फिर दूसरा मसला ये है कि अगर हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो हम ही बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, इससे बेहतर था पुराना ही चलता, हम इनको क्यों ले आए हैं। और दूसरा चीज ये है कि बायलैटरल सीरीज में हमने, वही मैंने कहा ना, कि बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए कि इसको इंपॉर्टेंस हमने बहुत ज्यादा देनी शुरू कर दी। क्या इस बायलैटरल सीरीज को हारने के बाद हमारा वर्ल्ड कप हार जाएंगे हम? अगर इसको हम तैयारी लेके चलें तो फिर तैयारी ये जो अभी हमने नया ट्राई किया है, चलता है। अज़लान भाई लास्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स, ये जो अभी हमने नया ट्राई किया ये बेहतर है या पुराना बेहतर था? अब पुराना बेहतर था या नया बेहतर है, उसमें फर्क आ जाता है कि अगर हम पुराने जो खिलाड़ी थे, नाम ले लें बाबर, रिजवान, तो उनकी इस बात पे कोई भी एतराज नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे या उनकी नीयत बुरी थी या उनके स्किल का मसला था। मसला उनके इंटेंट का आ रहा था और वो मसला इतना डोमिनेंट था कि हम क्रंच मैचेस हार रहे थे, हम बाकी दुनिया से लैग कर रहे थे। तो ये तजर्बा करने की जरूरत इसलिए पेश आई थी कि चलो ठीक है, थोड़ी मार-धाड़ वाली क्रिकेट खेल के देखते हैं। और वो चीज हमें नजर आई जुमे वाले मैच में, जब हमने पावर प्ले को डोमिनेट किया मैच के, और हम उसी पॉइंट ठीक है। और अज़लान, आपने बात की ना कि हम ही बेचैन हो जाते हैं कि नए को मौका, नए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पुराने को खिला लेते। हम इसलिए बेचैन होते हैं क्योंकि क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये खेलेंगे और जीत के आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वो उम्मीदें भी आहिस्ता आहिस्ता ना दम तोड़ती जा रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राय अज़लान, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बस ये मोहब्बत का, जो मोहब्बत जिधर आ जाती है उधर हम रह जाते हैं। क्रिकेट से हमारी मोहब्बत है तो है। कल के मैच के लिए हमारी बेस्ट विशेस, अल्लाह करे अच्छे से खेलें और जीतें, अगर ना भी जीतें अच्छे से परफॉर्म करें, खेल के हार जाएं, कोई मसला नहीं है, ये हम हमेशा कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आज हम रमज़ान में सेहत बख्श ग़िज़ा के हवाले से जिस अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अंडा, एग्स। जो अंडा है वो प्रोटीन, विटामिन्स और जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनसे भरपूर एक मुकम्मल खुराक है, ग़िज़ा है, आपको मालूम है। और जो जिस्मानी तवानाई को लेकर या ज़हनी सेहत हो, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत हो, उसको बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसके मज़ीद क्या फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल कैसे मुमकिन है, इस सब को बताने के लिए हमारे पास कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं? आगा अब्दुल गफ़ार साहब, हकीम आगा साहब। उनसे इस बारे में ज़रा जानते हैं कि अंडा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी है ना इमरान इसके अंदर, वो ये कि सेहत जो है ना उसको भी ये बढ़ाता है अंडा, तो अब बड़ा ज़रूरी हो जाएगा सबके लिए फिर खाना अंडा जो है। आगा साहब से जान लेते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से, उसकी मुनासबत से हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या फ़वाइद हमें नज़र आते हैं तिब्बे नबी में अंडे के? एक मकाम पर तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो किताबें हैं उनमें एक ज़िक्र मिलता है कि एक नबी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दरख्वास्त की कि मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे जवाब मिला कि तुम अंडे का इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब ये कि अंडा बुनियादी तौर पर ताकत पहुंचाता है, हमारी एनर्जी लेवल को बेहतर करता है। और आम तौर पर हम देखें तो अंडे का रिवाज हमारे यहाँ आम तौर पर सुबह नाश्ते में। अगर हम नाश्ते में आम तौर पर अपनी रिवायतों का जिक्र करें तो उन रिवायतों में आम तौर पर जो भारी चीज़ों का जिक्र है, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो पाए हों, चाहे वो कचौरियाँ हों, इन तमाम चीज़ों के जिक्र के साथ हमारे रूटीन में अंडा बहुत ज़्यादा शामिल है।
और आमतौर पर मैं देखता हूँ कि हम अगर आबादी की बात करें तो शायद हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी सुबह नाश्ते में अंडे के इस्तेमाल को फोकस। वैसे तो आगाज़ में आपने तस्करा कर दिया कुछ फ़वाइद का, लेकिन आई बिलीव इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं हमारी सेहत को लेकर, तो मैं चाहता हूँ ज़रा फर्दर थोड़ी इस पर रोशनी डालिए फ़वाइद को लेकर। अंडा बुनियादी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अंडे के बारे में चंद गलतफहमियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अंडा जो है वो जर्दी के बगैर खाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग करते हैं ऐसे। मैं आपसे अर्ज करूं, अंडा बगैर जर्दी के मुकम्मल है ही नहीं। ओके। अब तहकीक के नाम पर जो हम बरसाती मेंढकों की तरह आ जाते हैं और कोई ना कोई नई चीज़ छोड़ देते हैं, उस तरह अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अंडे को जर्दी के बगैर इस्तेमाल करें, लेकिन आज की तहकीक ने फिर ये साबित कर दिया कि जर्दी के अंदर जो लेसेथिन है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा अंडे में ही मौजूद है। अच्छा। इंसान ने इसके अंदर एक चीज़ की इख्तिरा की, वो ये कि अंडे पर हमेशा अगर हम हाफ बॉइल्ड हाफ फ्राइड अंडा हो तो उस पर हमेशा काले मिर्च छिड़क कर खाते हैं। ये पूरी दुनिया का रिवाज है। मैंने दुनिया में हर जगह देखा कि अंडे पर वो काले मिर्च छिड़कते हैं। क्या किसी को पता है कि काले मिर्च क्यों छिड़कते हैं? काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ओके। और वो अंडे की जर्दी में मौजूद लेसेथिन के अमल की मदद करती है। लिहाजा पूरी दुनिया में हाफ फ्राई अगर अंडा है तो वो काले मिर्च डालकर खाया जाता है, अगर बॉइल्ड अंडा है तो वो काले मिर्च डालकर खाया जाता है। ये तस्वुर नहीं है, ये रिवायत है। और ये बात याद रखिए कि जितनी भी हमारे यहाँ रिसर्च हैं ये एक नस्ल की मार है, लेकिन जो रिवायत होती है वो कई 5 नस्लों के बाद बनती है। लिहाजा हमारी रिवायत में अंडा है। और अंडे की अगर इस्लाह करनी है तो मैं आपसे करूँ कि एक अंडे में आमतौर पे 75 से लेके 85 तक, यानी 75 से 85 तक कैलोरीज होती हैं उबले हुए अंडे में। ठीक है। अगर हम उसमें नमक और काले मिर्च डाल के खाएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आज की रिकमेंडेशन ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज एक हफ्ते में 8 अंडे खा सकते हैं, यानी रोजाना 1 अंडा और इतवार के दिन 2 अंडे। ये रिकमेंडेड है। अच्छा, और अगर आम तौर पर मैं जवानों की बात करूं तो जवानों को कम से कम 2 अंडे रोज़ाना खाने चाहिए, इससे कि उनकी कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह अंडे को खाया जाए तो न सिर्फ ये मुकव्वी है बल्कि ये हमारे जिस्म की एनर्जी लेवल को बेहतर करके हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है, हमारी आसाबी कमज़ोरी को दूर करता है और हमारी दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाता है। और ये बात रिसर्च में साबित है कि अगर कोई शख्स बच्चों को रोज़ाना सुबह अंडा खाने के लिए दे तो जो बच्चे सुबह अंडा खाकर स्कूल जाते हैं उनका मेंटल लेवल हमेशा हर उम्र के लोग जो हैं, बच्चों को भी, जो जवान हैं उनको भी, और हर उम्र के अंदर आपको अंडा खाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जो अफादियत है उसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आगा साहब क्या अंडे में ये क़ुव्वत है कि वो बीमारियों से महफूज भी आपको रख सके? अंडे की बीमारियों के हवाले से मैं 2-3 चीज़ों को अलग अलग कर लूँ। ठीक है। अंडे की जर्दी फौरी तवानाई का जरिया है। अंडे की जर्दी को अगर आप दूध में मिला कर लें, बहुत सारे लोग इसके लिए मना भी करते हैं, लेकिन अंडे की जर्दी को, बॉइल्ड अंडे की जर्दी को ज़रा सा नमक काला मिर्च डाल करके खिला दें तो 2 अंडों से लगता है कि एनर्जी लेवल वापस आ गया। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी का एक नुस्खा अर्ज करता हूँ। वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हों और उनके इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो गए हों और उन्हें ऐसा लगता हो कि बच्चों के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है और उन्हें डिहाइड्रेशन शुरू हो गई है और उनकी स्किन में बाकायदा झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, उनके लिए एक दवा अर्ज करता हूँ कि अंडे की सफ़ेदी ले लें 1 अदद। ठीक है। तकरीबन 100 ml पानी लें और उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाएं। ठीक है। 1 चुटकी अगर नमक भी मिला दें तो अच्छा है। मैंने 4 चीज़ें अर्ज की, अंडे की सफ़ेदी, 100 ml पानी, 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक। इन चारों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर खूब अच्छी तरह ब्लेंड करें और फीडर में डालकर बच्चों को पिला दें। अगर बच्चा 8 महीने से ज़्यादा है तो ये दवा उसके लिए कारगर होगी, पेट के अमराज के लिए, पेचिश के लिए और ऐसे अमराज में पेट के उसके जिससे उसके जिस्म की नमकियात डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस नमकियात को पूरा करने के लिए एक इमरजेंसी। आपने बहुत ही इम्प्रेसिव और बड़ा सादा से एक नुस्खा बताया। अच्छा, शीरखार बच्चों के हवाले से तो हम बात करें, जो थोड़े उससे बड़े बच्चे हैं लेकिन उससे
थोड़े बड़े और जो दिल के बच्चे हैं, जो दिल के बच्चे हैं, बूढ़ों की भी मैं बात करूं, जो वल्नरेबल एज ग्रुप हमारा आ जाता है, उसके लिए क्या अफादियत है अंडों? हमारे यहाँ तो आम तौर पर रिवाज है वो ये कि हम 8 महीने की उम्र में एक हाफ बॉइल्ड अंडा बच्चे को देना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे की एनर्जी लेवल बेहतर हो। बड़े अगर हैं, 4 साल से बड़ा बच्चा है तो वो तकरीबन 12 साल तक एक अंडा रोज ले सकता है। 12 साल से लेकर के 22 साल तक ये वो उम्र है कि जहाँ पर कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कोई भी शख्स 2 अंडे ले सकता है। और अगर इससे बड़ा हो तो वो 2 अंडे, कोई हर्ज नहीं है लेने में। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो वो 1 अंडे पर आ जाए। अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो 2 अंडे रोज़ ले सकता है। लेकिन इसके हवाले से एक और छोटी सी टिप अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये कि आमतौर पर लोग अंडा ऑमलेट बनाते हैं। अंडा ऑमलेट बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि अंडा जब आप शेक कर रहे हैं, फेंट रहे हैं अंडा, तो उसमें फी अंडा 2 चम्मच दूध या 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। अच्छा। आमलेट में क्योंकि प्याज मौजूद होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें और मौजूद होती हैं जो वेजिटेबल ग्रेड की होती हैं, अंडा एक अलग चीज़ है। अंडे का कुकिंग टाइम 1.5 मिनट है और सब्जी का कुकिंग टाइम कम से कम 4 मिनट है। अगर ऑमलेट में 2 चम्मच, अगर एक अंडे के हवाले से 2 टेबलस्पून पानी या 2 टेबलस्पून दूध आप डाल देंगे तो एक तो अंडा थोड़ा सा फलफी बनेगा और अंडा सही तौर पर पक जाएगा। इससे कि अंडे का कुकिंग टाइम भी अब मैंने 4 मिनट कर दिया। अच्छा। तो अंडा और वेजिटेबल जो है दोनों मर्ज कर जाएंगे और उस ऑमलेट का जायका ही डिफरेंट है। आप अफादियत के बारे में बता रहे हैं, मुख्तलिफ ग़िज़ाई जो अज्जा हैं इसके अंदर, अंडे के अंदर, उनके बारे में बता रहे हैं। मैं प्रोटीन की तरफ आना चाहूँगी। वैसे तो प्रोटीन के और भी बड़े सोर्सेज हैं, लेकिन अंडे की प्रोटीन जो है ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, उसकी सेहत के लिए? अंडे को आम तौर पर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना बेहतरीन है। अगर इसके अलावा भी अंडा इस्तेमाल किया जाए तो कोई हर्ज है। हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन डिश है अंडा छोले, कि वो छोले के साथ अंडा भी ऐड कर देते हैं। तो छोले की कैलोरीज जो है वो अंडे से भी ज़्यादा हैं। अगर उसको टेस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं अंडा छोले को, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एक अंडे से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, इसलिए कि छोले की अपनी कैलोरीज भी ऐड होकर के वो बहुत ज़्यादा मुकद्दी हो जाएगा और मे बी पॉसिबल बदहज़मी पैदा करे। तो इसलिए ये हर मर्ज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अमराज मैदा में इसमें एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, वरना हर मर्ज़ के लिए हमारे जिस्म की। अच्छा, ये तो आगा साहब आपने पूरी लिस्ट प्रोवाइड की। वैसे मुझे पता तो था कि अंडे इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं बेचारों को थोड़ा मुझे नहीं पता था इतने अच्छे जितने आगा साहब ने ले रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात की। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो लोग बीपी के मरीज होते हैं उनके बारे में अक्सर ये मिथ होती है या कहा जाता है कि वो अंडा नहीं खा सकते, लेकिन आगा साहब ने कहा 8 अंडे खा सकते हैं और कम से कम नौजवान तो 2 रोजाना खाएं, ये बहुत जरूरी है। और जर्दी भी खाएं, दोनों इकट्ठे, उनकी अफादियत इकट्ठे ही है। तो वंस अगेन आगे बढ़ते हुए हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम एक मरतबा फिर लाहौर और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में अल्हम्दुलिल्लाह एक और अफ्तार हो चुकी है, अज़ान मगरिब हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ दुआ भी कि जो बाकी मादा रमज़ान है ऐसी खैर बरकत के साथ गुजरता रहे। हम आज भी इस्लामिक लैंडमार्क के सिलसिले में कतर की बात करेंगे। अपनी जदीद और मुनफरिद तामीरात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। छोटा सा मुल्क है, छोटा सा शहर उसका दोहा है, लेकिन दुनिया भर के अंदर मकबूल है। यहाँ पे एक ऐसी मस्जिद है जो न सिर्फ अपने इस्लामी फ़न तामीर की वजह से बल्कि अपने क्या कहना चाहिए झुके हुए डिज़ाइन की वजह से पूरी दुनिया में खुसूसी तौर पर उसकी तवज्जो का मरकज़ है। और ये जो झुकी हुई मस्जिद है इसे लीनिंग मॉस्क ऑफ कतर कहा जाता है। अपनी अनोखी बनावट के सबब दुनिया भर में इसे लोग देखने के लिए आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। मुझे पीसा टावर याद आ गया इसको देखकर। हाँ, मतलब उस तरह का कॉन्सेप्ट लगता है। देखते हैं कि क्या ये उससे क्या कह सकते हैं अफेक्ट होकर या मुमासलत है या उससे इंस्पायर होकर तो नहीं बनाया गया। बहरहाल हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी बात की जानी चाहिए, तो बताने के लिए कि इसकी यूनिकनेस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। वक्त कम होता है ना, तो थोड़ी सी इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बात में सारी बात बता दी जाए हमारे देखने वाले नाज़रीन को। हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही, हमें बताते हैं इस तरह के लैंडमार्क में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वंस अगेन, थैंक यू। अच्छा, पहले तो ये कि थोड़ी बात करना मुश्किल होती है और लंबी करनी वो बहुत आसान होती है। पाकिस्तान में वैसे हम थोड़ी बात में हमारा इक्तफा होता भी नहीं है, लंबी हो तो फिर होता। तो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा जो है बिल्कुल उसने इसको मुतासिर किया, लेकिन लीनिंग टावर जो है उसकी नीयत ये नहीं थी बनाने में। वो नॉर्मल टावर बनाया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता झुकता चला गया। पहले मस्जिद के अंदर चलते हैं, तो जब आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो अंदर भी सब कुछ झुका हुआ है। अच्छा। मेंबर की जो आगे जहाँ पे
खड़े होते हैं इमाम साहब, वो भी थोड़ी सी टेढ़ी है, उसकी अलमारियां भी टेढ़ी हैं, उसकी खिड़कियां भी टेढ़ी हैं, उसके दरवाजे भी टेढ़े हैं। और इट इज़ ऑल बाय डिज़ाइन, इट्स ऑल बाय डिज़ाइन, इट्स ऑल पर्पसफुल। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक बहुत बड़े म्यूजियम के अहाते में ये मस्जिद है। सो 2000 मस्जिदें सिर्फ कतर में, सारी जो कतरी लोग हैं वो 3 लाख हैं, टोटल आबादी 26 लाख है। तो उन्होंने अपनी सकाफत को महफूज रखना है। तो उन्हें सकाफत को महफूज रखने के लिए वहाँ कुआं भी बनाया, एम्फी थिएटर भी बनाया, बग्गियाँ भी बनाई हैं, और जिस तरह इनकी पुरानी कश्तियाँ होती थी, अब उसके साथ हाई अट्रैक्शन के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी कि लोग आएँ और देखें कि कतर की सकाफत कैसी है अपार्ट फ्रॉम के उनके ऑयल से। तो वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी मस्जिद बनाई जो ऐसे लीन करती जा रही है। सकाफत से क्या ताल्लुक है झुके होने का? अच्छा, इसका अंदर का डिज़ाइन तो बिल्कुल उनकी सकाफत के मुताबिक है। जिस तरह की इनकी छत बनी हुई है, अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो बिल्कुल मुकामी पत्थर है। इसके आईने जो है वो रंग बिरंगे हैं, जैसे कि कतर में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने म्यूजियम की एक बहुत बड़ी कैच अट्रैक्शन डालनी थी कि लोग वहां पर आए। और फिर आपको पता है कि जब कुछ कैच अट्रैक्शन डालनी हो तो हमारे पास पहली चीज कतरी इस चीज़ का मैंने देखा है बड़ा ख्याल रखते हैं। आप कतर के एयरपोर्ट से लेकर आप उनके बड़े से बड़े होटल्स, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर देखा है, मैं गया तो नहीं हूँ दोहा अभी तक, लेकिन वो सारा उनका जो कल्चर का वो एसेंस है ना, थोड़ा वो ग्लिम्स नजर आता है, उन्होंने रखा है उसको, निकले नहीं है उससे। मुझे कतर काफ़ी लंबा रहने का मौका मिला था एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि वहाँ पर जितनी हाई राइज बिल्डिंग भी होगी उसके साथ कोई ना कोई सकाफती बिल्डिंग ज़रूर मौजूद होगी। और वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज इसलिए कि वहाँ पे जो लोग उस सकाफत से जुड़े हुए हैं वो उस आबादी का हार्डली 10% है। बाकी तो सारे एक्सपेट्रिएट्स हैं जो पाकिस्तान और बाकी ममालिक से गए हुए हैं, और शायद उन्हीं के हुकूक का ख्याल रखा जाता है। तो अब उनके लिए कल्चर को महफूज रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो उन्होंने एक ऐसी मस्जिद बनाई जिसके साथ एक म्यूजियम बनाया जा सके। अच्छा, म्यूजियम में भी एम्फी थिएटर बनाया ताकि वहाँ एक्टिविटीज़ हों, लोग आएँ, बच्चे आए और उससे महसूस हों। लेकिन जो एक मुझे इंटरेस्टिंगली बात लगी कि अगर जो हम रोज़ करते हैं कि इसके पीछे कोई ग्रेटर मैसेज भी हो सकता है कि ये मस्जिद झुक क्यों रही है। पहले तो जहन में ये ख्याल आता है कि किसी को बुलंद करने के लिए अगर आप पहाड़ की चोटी पर हो तो आपको झुक के उसका हाथ थाम के उसको ऊपर लाना पड़ता है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जब सैफुल मुलूक खड़ी शरीफ वालों ने जब लिखी तो उनके जो उस्ताद और मुर्शद थे तो उन्होंने उसकी छत छोटी रखवाई, मियां साहब के कद से छोटी छत, अच्छा, ताकि गर्दन झुकी रहे मियां मोहम्मद बख्श साहब। मीनार का झुकाव किस तरफ है, किस डायरेक्शन की हम बात करें? मुझे अगर हम किबला रुख नहीं है, किबला रुख नहीं है, लेकिन बस वो 20 डिग्री ऑफ डिजाइन, इट्स ऑफ डिजाइन जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अगर हम इसको कोई बहुत गहरी फिलॉसफी में सकाफत से आगे देखें तो हमारी तारीख में, हमारे पाकिस्तान में मियां मोहम्मद बख्श साहब हैं जिन्होंने इतनी लंबी शायरी लिखी, सैफुल मलूक लिख दी, लेकिन उनके उस्ताद ने उनको गर्दन झुकाने को कहा। शायद ये मस्जिद हमें एक तरफ ये कहती है कि हमें किसी को अगर बुलंदी पर लाना है तो उसका हाथ थाम के उसे आगे करना, उसकी बुनियाद। बहुत प्यारा शेर है, जिसने ऊंचा ना तराया चुल्ले दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मोहम्मद लंग जाएगा अड़िया। क्या बात। दरवाजा ऊंचा हो या दरवाजा नीचा, थोड़ी गर्दन झुकाओ, वैसे भी गुजरने में आसानी रहती है। अच्छा, इस मॉस्क का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी सस्टेनेबल मॉस्क है। अच्छा। जो हम बात कल से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, आपने बड़ी अच्छी बात बल्कि कल भी कि पाकिस्तान में मसाजिद बनाते हुए शायद हमारी आखिरी तरजीह होती है कि माहौल दोस्त है या नहीं है। जी। इस मस्जिद के अंदर कई सेंसर्स तो लगे हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि लीनिंग नोयत की है तो इसकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए। अच्छा। नंबर 2 है कि जहां पर लोग गुजरते जाएं लाइट्स ऑन होती जाएं, जैसे लोग वहां से गुजर जाएं लाइट्स ऑफ। फिर कतर और दुबई और इन तमाम ममालिक में जितनी हीट पड़ रही है, देर एंजॉइंग कि हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें, और उससे भी उनको बहुत, हालांकि इन ममालिक के पास जितना तेल है इनको तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए। तेल है, पैसा है, इनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बावजूद ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं कि ये बहुत। और दूसरी कि उन्होंने जब इस मस्जिद को बनाया, लीनिंग मस्जिद को, तो उन्होंने डिज़ाइन भी अपनी पास करवाया। दूसरी बात कि उन्होंने जिसमें पत्थर लगाया वो भी मुकामी पत्थर था। तो उन्होंने इसको ग्रैंडियोस बनाने के लिए ऐसा नहीं पत्थर मंगाया कि महंगा से लगाया, मगर अपनी सकाफत को महफूज किया, अपने आइनों को, रंगों को महफूज किया, मेंबर भी अंदर टेढ़ा बनाया। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इसका मतलब ये है कि दुनिया की अच्छी, बड़ी या तवज्जो हासिल करने वाली मसाजिद के अंदर इसका नाम आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो अभी तक क्यों इतना मशहूर नहीं है कि आज हम शो करें? तो मेरा एक्चुअली पूछने का मकसद 2023 में ओपन हुई है। तो 2023 में ओपन हुई और कतर में अमूमन लोग सिर्फ एक ट्रांजिट लैंडिंग लेते हैं और आगे चले जाते हैं। कतर के पास वाकई कुछ इतना कुछ पोस्ट वर्ल्ड कप है, अगर फीफा से पहले होती तो शायद लोग ज्यादा उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और कतर की बस एक स्काई लाइन है मखसूस सी, जो बहुत मुख्तसर है जी ऐसी, तो उसके अलावा वहाँ पे इस तरह की अट्रैक्शन बन नहीं सकती। इसको इम्तिजाज भी हम कह सकते हैं उनकी सकाफत और मॉडर्निज्म का। 100%। आप देखें ना कि एक गिरती एक ऐसी मस्जिद बनाना जो बाय डिजाइन ऐसी, हमने जो 2 टावर्स के नाम लिए, ये पर्पसफुल टेढ़ा बनाया गया है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा को। तो क्या ये कतर के अपने इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, यूरोप से कुछ इंजीनियर्स? कुछ मिक्स मेथड है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई, लेकिन जो
जिन्होंने डिजाइन किया वो यकीनन वो बाहर से आ रहे थे। और यहाँ पर कितने नमाजियों को ये बहुत छोटी मस्जिद है, इसके अंदर तकरीबन सिर्फ 100 नमाजी आ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे डिजाइन को मेंटेन करना जो अंदर से हो। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अमूमन हमें ऐसे म्यूजियम्स मिलते हैं जो इल्यूजन वाले होते हैं कि वो टेढ़े होते हैं, मेढ़े होते हैं, लेकिन अंदर आप नमाज पर जब खड़े होते हैं आप बिल्कुल सीधे होते हैं। ये तो डिजाइन फिलॉसफी है। स्ट्रक्चर है तो टेढ़ा, लेकिन जब आप नमाज पढ़ते हैं तो इट्स कंफर्टेबल। 100% आपके पाँव जमीन पर होते हैं, आपको सब सीधा नजर आ रहा है। आई मीन जो आगे दीवार है वो हल्की सी झुकी हुई है। अच्छा, एक और मसाजिद के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा, आपने तस्करा किया ऑडिटोरियम है इसके साथ कोई? जी बिल्कुल, बहुत सारी मसाजिद दुनिया भर के अंदर हम जाए, मैंने तो खैर जहाँ पे मुझे इत्तफाक हुआ, आपको ज़्यादा इत्तफाक हुआ, एक्सपोजर ज़्यादा है आपका, कि मसाजिद का मुकम्मल इस्तेमाल ये है कि साथ लाइब्रेरी होगी, ऑडिटोरियम होगा, कोई टीचिंग सेंटर होगा, ख़वातीन के लिए बाकायदा आने जाने की जगह होगी। बाज़ औक़ात तो मसाजिद के साथ प्ले एरियाज़ हैं जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें तो बच्चे आपके खेलें वहाँ पे। हमारे यहाँ मसाजिद का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, कुछ मॉडर्न सोसाइटीज़ में है ऐसी मसाजिद हमारे यहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम उस तरह से क्यों नहीं सोचते कि एक मस्जिद मुकम्मल तौर पर आपकी लाइफ को सपोर्ट करे? अगर आप कम्युनिटी सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर हो, हम मेरे ख्याल से हम ईमान में उस तरह दाखिल ही नहीं हुए। हमारा अल्लाह से वो एक मखसूस इबादत का ताल्लुक है, गए इबादत की निकल आए, यहाँ से दुख शुरू हो जाता है। मुझे वो अलामा की नज़्म याद आ रही है, गुलामों की नमाज, कि वो जब हलाले अमर वाले तुर्क से आए तो वो लंबी लंबी नमाजें पढ़े थे, तो उन्होंने कहा भाई इबादत का सबसे बड़ा काम ये कि सोसाइटी बेहतर हो जाए। ये जब तुम वहां वादा करके निकलो तो बाहर किसी के साथ हक तलफी ना हो। ये दोनों एक ही हैं, हमने दोनों एक ही एंटिटीज बना दिया। बिल्कुल दोनों एक ही हैं। तो मस्जिद का सबसे बड़ा मकसद ये होता है। दूसरे जो बाहर के ममालिक में मसाजिद के अंदर डे केयर और दूसरी चीज़ें होती हैं, बाहर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डायस्पोरा का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने बच्चों को ऐसी इबादत के बारे में बताना, कुरान पढ़वाना, वहाँ पर एक चैलेंज है। फिर उनके लेक्चर्स करवाना, तो वहाँ पे जैसे सेंट्रल हैरो मॉस्क लंदन है, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे शाम को यंग स्कॉलर्स की एक महफिल होती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ के बच्चे उतना ज़्यादा नहीं सीख पा रहे होते कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, छोटे छोटे फ़र्क क्या है। तो यहाँ हम जो बहुत डिबेट्स को अक्सर हम टॉक्सिक समझते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदेमंद होती हैं हमारे बच्चों को बेशबहा। लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं और वहाँ पर हम मुसलमानों के चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमें यूनिटी भी मुसलमानों में नजर आती है वहाँ पर। तो हम क्या समझे कि वो जो चैलेंजेस है वो बेसिकली उनको यूनाइट कर रहे हैं, तो वो तो ब्लेसिंग हो गया उनके लिए। हम यहाँ पर रहते हुए, आज़ाद होते हुए भी हमारे इतने फिरके जिनकी हम रोज़ ही बात कर रहे हैं। असल में वहाँ के मसाइल, अब जैसे जेंडर की डिबेट ने इस वक्त मुस्लिम जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन मिला। इस वक्त जो सबसे बड़े लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द मॉडर्न जेंडर डिबेट। इसके अलावा जो जिस तरह से मुसलमानों को अब इस वक्त आप देख रहे हैं हेट क्राइम, इस्लामोफोबिया जिस तरह अरूज के ऊपर, वो एक मौका देता है कि लोग बनाएं। हम एक मस्जिद अभी कवर भी करेंगे शायद कि जर्मनी में जो मस्जिद है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में बहुत मॉडर्न आर्किटेक्ट पे बनी है, और उसके ऊपर जो राइट विंग जर्मन्स हैं उन्होंने एक कोरान उठाया हुआ है, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क कि ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, आई वाज अमेज्ड टू सी क्राइस्ट चर्च का जो वाक़या है। क्राइस्ट चर्च के वाक़े के बाद बल्कि जो मुझे एक बड़ी अजब बात लगी कि क्राइस्ट चर्च के वाक़े के बाद आज भी इतने साल गुजरने के बाद भी हर जुमे पे कोई ना कोई आदमी आके माजरत मुसलमानों से कर रहा होता है, और वहाँ की कम्युनिटी इतनी सेंसिटिव है। दिस इज ह्यूमैनिटी एंड दिस इज ह्यूमैनिटी। मगर इसके बरक्स क्राइस्ट चर्च के वो जो खून के धब्बे हैं वो आज भी महसूस हो रहे हैं वहाँ पे। जब आप दूसरे मुल्कों में रहते हैं तो इबादत उतनी कंफर्टेबल नहीं जितनी हमारे यहाँ। मेरे ख्याल में उन मुसलमान जो वहाँ पे शहीद हुए, उन्होंने वो शहीद तो हुए, बहुत बड़ा दुख हम है, लेकिन उनका जो खून है वो एक बहुत बड़ी सर्विस ये कर गया कि इस्लामोफोबिया का जो एक धब्बा या एक टैग मुसलमानों पे या इस्लाम पे लगा था, वो काफ़ी हद तक उसको धोने में भी मदद मिली कि सिर्फ इस्लाम से रिलेट नहीं किया जा सकता, इसको ये रिलीजन बाउंड नहीं है। और दूसरी अहम बात ये हुई कि फिर मुस्लिम जो मॉस्क्स हैं, मसाजिद हैं, वो दुनिया में खुली कि आप आए और देखें हम अंदर क्या करते हैं। कुछ भी नहीं है, बस एक खूबसूरत साफ पाक मुकाम है जहाँ पर और उसके बाद हमने एक वेव भी देखी थी जिसमें लोग कन्वर्ट हुए जी बिल्कुल की तरफ। हमने ठीक है। एंड वन क्विक क्वेश्चन आखिर में, इस मस्जिद के हवाले से क्या टूरिस्ट को अब इसके बारे में बहुत हद तक मालूम है, और क्या लोग प्लान करके स्पेशली इसको देखने जाते हैं, क्योंकि लैंडमार्क तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कतर के ऑफिशियल चैनल और उनके इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को ट्रैक करना चाह रहे हैं। इसके साथ म्यूजियम जो है वो इट्स अ ह्यूज म्यूजियम। मैंने बताया एम्फी थिएटर तो बाहर है कि आप कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं बच्चों को, कतर कैसा था, बग्गी, वहाँ की कश्तियाँ, और अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो अब कतर को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है सऊदी प्लान के मुताबिक, आई हैव टू बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द एंड। ऑफ कोर्स ये कंपटीशन गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छी बात ये कि उन्होंने मस्जिद को इस्तेमाल किया है एज ए डिजाइन कंपोनेंट, क्या हो हमारी तरफ। बहुत ही खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच हुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया। आज एक और
बहुत अहम मस्जिद और आने वाले वक्त में जैसे कि 2023 में खुली है तो लगता है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ पे जाएंगे, गए तो हमें भी याद कर लीजिएगा और कहिएगा कि हाँ जी हमें सुबह से आगे में या रमज़ान और हमें पता चला था कि इस पर बात हुई है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं और बात कर रहे थे कराची के हवाले से, जहाँ पर ईद के मौके पर लेडीज़ के टेलर्स जो हैं वो बहुत नाखुश नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन का रुझान दर्जियों से कपड़े सिलवाने के बजाय किस तरफ जा रहा है? ब्रांडेड शॉप्स की तरफ, रेडीमेड की तरफ, और अब तो ऑनलाइन स्टोर्स भी आ गए हैं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आसान भी तो है ना, जाएं दर्जी की मिन्नतें करें फिर वो कपड़े बनाए। जैसे मेरे कपड़े खराब कर दिए दर्जी ने, खराब कर दिए लिटरली, मैं कोई उसमें मुबालगा राय नहीं है, 3 जोड़े बनवाए चूंकि वो एक ही नाप पे बने, अब वो मुझे पता नहीं है 3-4 दिनों में ठीक होंगे। फिर मैंने अक्लमंदी की ना, मैंने ऑनलाइन मंगवा ली। अब यही लोग बहुत से कराची में कर रहे हैं, इसी तरफ जा रही हैं। तो वहाँ की बहादुराबाद की एक मार्केट है, रेहान भाई वहाँ पर गए और उन्होंने टेलर्स से बात की है। अब टेलर्स के क्या मसले मसाइल हैं, क्या बता रहे हैं रेहान भाई को, वो आपको दिखा देते हैं। ईद की आमद में चंद दिन बाकी रह गए और कुर्तबा मार्केट में मौजूद हूँ बहादुराबाद के अंदर। ये कराची का एक बहुत ही मसरूफ़ तिजारती मरकज़ है और बहुत सारे टेलर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास ख़वातीन के कपड़े जो हैं वो तैयार होते हैं। इनसे चल के पूछते हैं कि इस ईद पर पिछली ईदों के मुकाबले में कारोबार की सूरत हाल क्या है। इस दफ़ा तो जो है ना कि नॉर्मल है कारोबार ना, ये कि जो पिछली ईदें जो गुजरी हैं ना उससे जो है ना कम है कारोबार। महंगाई की वजह से ना जो पूरा सिस्टम जो है ना पूरा डाउन हुआ हुआ है। 12 महीने जैसा ही कारोबार है, कोई इस तरीके से देखने को नहीं मिला कि ईद की खुशियां हों। रमज़ान के एंड में काम उठा है, अब हम उस काम को कैसे लें कि काम ही रमज़ान में एंड में उठा है, तो अब हम भी परेशान हैं। मगर लोगों को ईद मनानी है और हमने बनवानी है। शुरू रमज़ान में तो बिल्कुल ही नहीं था, अब जाके थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, तो वो भी 1-1, 2-2 एंड में। अब कितना इंसान कर सकता है, तो ये तो ना बनने वाला। प्लेन जो है सूट लेडीज़, वो उसकी सिलाई आप क्या लेते हैं? उसकी लेते हैं 1500 रुपये। तो जो होता है ना प्लेन जो पाइपिंग वाले का लेते हैं 2000 रुपये लेते हैं। 2500 से स्टार्ट है और हमारा काम थोड़ा फैंसी है तो इसलिए थोड़े से 500 रुपये ज़्यादा है। प्लेन के जो है हम 2000 रुपये लेते हैं, ठीक है। फिर उसके जैसे चीज़ें बढ़ती रहती है, जैसे अभी ट्रेंड में चल रही है फर्शी शलवार, तो इसके 500-1000 रुपये बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ख़वातीन जो है वो रेडीमेड की तरफ ज़्यादा चली गई हैं? जी, रेडीमेड ज़ाहिर बात है कि उनको उसमें ना सस्ता वो पड़ता है। जैसे कि वो लें तो कपड़ा लें, फिर सिलाई वो करवाएं, तो उसमें थोड़ा सा उनको महंगा वो पड़ता है। रेडीमेड बना रहे हैं लोग और वो पहन भी रहे हैं, लेकिन जो लोग फैंसी पहनने वाले हैं वो फैंसी पहनते हैं। ख़वातीन आपके पास आके अपने मसले भी बताती होंगी महंगाई वगैरह के हवाले से, आमदनी के हवाले से, क्या कहती हैं ज़्यादातर औरतें इस तरीके की बात नहीं करती, वो कहती हैं कि हम अच्छी लगें, भले पैसा लग जाए, पैसे की टेंशन नहीं है, हमें अच्छा लगना। तो ये थी सूरत हाल टेलर्स की ईद के मौके पर। जिन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया वो आपने देखा, और ये भी मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं। औरतों से मिलें जो कपड़े सिलवाने के लिए आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके सारे पैसे जो हैं वो लूटने के लिए दर्जी बैठे हुए हैं, लेकिन दर्जियों से बात की तो अंदाज़ा हुआ कि वो अपने मसाइल का शिकार हैं। मसले तो बड़े जेन्युइन हैं क्योंकि जूं महंगाई बढ़ रही है। अब 2-4 मसाइल है ना, एक तो आपने रेडीमेड के हवाले से रेडीमेड लोग बनवाते हैं, दूसरी बात यह है कि टेलर्स की जो सिलवाई है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई, सिलाई बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन के कपड़ों में इतनी बारीकियाँ होती हैं, इतने कम टाइम में मैनेजमेंट भी मुश्किल होती है, तो वो कहती है जाओ भाई देखो पहन के अच्छा लग रहा है। आसानियों की बात की ना आपने, ब्रांड्स के ऊपर सेल भी लग जाती है, ऑनलाइन और सस्ते मिल जाते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है ख़वातीन के लिए। तो हमने सोचा कि ये टेलर्स के मसले जो है ना ये भी ज़रा आपके सामने रख दें। तो रेहान भाई हमारे लिए लेकर आए थे ये पैकेज। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद एक मरतबा फिर रमज़ान और हम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, और इस ब्रेक के दौरान कराची और उसके मज़ाफ़ात में भी अज़ान मग़रिब यानी वक्त इफ्तार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 रमज़ान जो हैं 24 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत ही रहमतों और बरकतों के साथ ये रोज़े गुज़रे हैं। हमारी उम्मीद ये है कि आपके भी बहुत ही अच्छे गुज़रे होंगे। और आखिरी अशरा क्योंकि चल रहा है, आखिरी अशरे के बारे में कहा जाता है कि इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें ताक रातें होती हैं। इन रातों के अंदर हमें शब क़द्र को यानी लैलतुल क़द्र को तलाश करना होता है, एक ऐसी रात जो कई महीनों की इबादत से बेहतर है। और अल्लाह ताला ने जहाँ इन बाबरकत रातों में जितना ज़्यादा अजर रखा है, वहीं उतनी ज़्यादा हमसे तवक्कुआत भी रखी हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि हम इन रातों में इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार से अल्लाह के करीब रहें। खैरुन मिन अल्फ़ि शहर,
1000 महीनों से बेहतर, कितनी बेहतर नहीं बताया। इन मुकद्दस रातों में ज़्यादा से ज़्यादा क़याम और अजर कैसे उस क़याम के ज़रिए लिया जा सकता है, इस फजीलत कैसे समेटें, कौन से बेहतरीन आमाल हैं जो किए जा सकते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम एक इज्तिमाई तौर पर फजीलत की बात कर लेते हैं। जो आखिरी अशरा है इसके मुताबिक रातों की क्या फजीलत है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। वैसे तो 2 ताक रातें हमसे गुजर गईं, लेकिन आगे भी आएंगी। ये 21 और 23 गुजरी, 25, 27 और 29, अभी 3 मज़ीद रातें हमारे पास मौजूद हैं। इमरान हसन भाई, पहले तो आपको ये बात अर्ज़ कर दूँ, जो बात बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है वो ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल रात के पिछले पहर अपने बंदों के लिए आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। ये उसकी अपनी शान के मुताबिक है। वो कैसे आता है, कैसे जाता है, आना जाना उसकी शान के मुताबिक है। जैसे हमारा है वैसा नहीं है। ज़ाहिर है हम कहीं जाते हैं तो जिस जगह से आए होते हैं हम वहाँ नहीं होते, जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ होते हैं, तो दूसरी जगह नहीं होते। अल्लाह की ये शान नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल तो हर जगह पर है, ला मकान लहू, उसकी कोई जगह नहीं है, सारी जगह उसी की हैं, वो हर जगह पर मौजूद है। लेकिन फिर शफ़क़त फरमाते हुए अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, हम यूँ कहेंगे तवज्जो फरमाता है, अपनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है, मोहब्बत में इजाफा फरमाता है और अपने बंदों की तरफ हर रात मुतवज्जे होता है। वो किसी ने कहा था कि रात को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि रब्बे ज़ुल जलाल रात के वक्त जब सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो अल्लाह करीम अपनी करम से, अपनी रहमत से दरवाज़े, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। और हर रोज़ की ये बात है, इसमें रमज़ान और गैर रमज़ान की भी तखसीस नहीं है कि हर दिन में आप रात के पिछले पैर अल्लाह की आवाज़ पर उठ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करें, अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह के साथ अपना वक्त रखें, तहज्जुद पढ़ें, ज़िक्र करें, अज़कार करें। उस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल तवज्जो से अपने बंदों की बातों को सुनता भी है और उनको अता फरमाता है। ये तो एक बात हुई। अब अगर किसी इंसान ने सारी ज़िंदगी बेतवज्जुही कर बैठा, पूरी तवज्जो नहीं दे सका, ख्याल नहीं रख सका, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए इस तरह के ख़ास मौक़े पैदा फरमाए, जिनमें माह रमज़ान एक बहुत बड़ा ख़ास मौका है कि रमज़ान की हर रात में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने बंदों पर रहम किया। पहले अशरे में किया, दूसरे अशरे में किया। अब जिस शख्स ने ये 2 अशरे भी गंवा दिए, अल्लाह फिर करम करने वाला है कि उसे एक आखिरी अशरा फिर अता कर दिया और आखिरी अशरे में भी फिर ताक रातों को मज़ीद फजीलत अता कर दी। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताकर कि जब आप ताक रातों में, ये जो लैलतुल क़द्र है ना, जिसका कुरान मजीद ने तारुफ करवाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, वो जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, वो आखिरी अशरे की किसी न किसी ताक रात में आ जाएगी। वो जो बेनियाज ज़ात है, उसका करम है, उसका एहसान है, जो अपने बंदों के लिए फिर स्पेयर करता है वक्त को। फरमाया अगर तुम सारे दिनों में नहीं जाग सकते तो ये ताक रातों में आ जाओ, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। प्रोफेसर साहब, यकीन कीजिए आपकी बातें सुन के दिल जो है ना वो भर आया है कि अल्लाह बार बार हमें बुला रहा है। जिनसे रह भी गए हैं, पहले 2 अशरे गुजर गए हैं, वो तीसरे अशरे में भी मौका दे रहा है इंसानों को, अपने प्यारे बंदों को कि आ जाओ मेरी तरफ। अब ऐसे में ये बताइए कि आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर ताक रातों में इंसान की, हमारी क्या जिम्मेदारी है, कैसे अपनी इबादत जो है ना उनको हम ऐसा बनाएं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये बुनियाद है। एक्चुअली जब इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो फिर कोई कदम उठाएगा ना। हमारी जिम्मेदारी तो एक लगी हुई है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने अपने मालिक को मनाना है, हमने गुनाहों से मुआफ़ी लेनी है। इमरान भाई, ये यानी आप यूँ कह लें कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस की तरफ आपको रेफ़र करूँगा, जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आमीन 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 3 बार फरमाया था। और जब बाद में सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्यों आमीन किया, तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 बातें बताई थी। उनमें एक तो ये थी कि जिस किसी ने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत नहीं कर सका वो हिलाक हो गया। जिब्रील अमीन ने दुआए ज़रर की और आका अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाई। दूसरी बात यह कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी सुना और दुरूद पाक नहीं पढ़ा वो हिलाक हो गया। जिब्रील अमीन ने उसके खिलाफ दुआ की और आका अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। और तीसरी चीज़ ये कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और उसमें अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। यानी आप यूँ कह लें कि हमारी जिम्मेदारी है कि रमज़ान के इन बाकी के अय्याम में ये यकीन रब्बे ज़ुल जलाल से हासिल करें कि हमने अपने गुनाहों को माफ़ करवा लिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको माह रमज़ान में नहीं सुना गया फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी बात कब सुनी जाएगी। तो अब जिम्मेदारी ये है कि हमने अपनी बख्शिश करवानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे को मुस्तहकम पकड़ना है। वो दरवाज़ा जो हमेशा खुला रहता है, वो दर जो कभी बंद ही नहीं होता,
उस दर पर बैठ जाना है और अल्लाह की हुजूर माफ़ी मांगनी है, उसकी हुजूर इस्तिग़फ़ार करनी है, उसकी हुजूर रोना है। वो अपने खौफ और मोहब्बत में निकले हुए आंसुओं को पसंद फरमाता है। उसकी हुजूर उसकी हम्द कहनी है, उसकी हुजूर उसके तशक्कुर के कलिमात कहने हैं, उसकी बारगाह में अपने आप को झुकाना है ताकि दुनिया और आखिरत की नेमतें मिलें और हमें आखिरत, जो हमारी आखिरत है, रब्बे ज़ुल जलाल इस दुनिया को भी अच्छा फरमाए, आखिरत को मज़ीद अच्छा फरमाए और दुनिया को उससे भी अच्छा फरमा दे और आखिरत को उससे मज़ीद अच्छा फरमा दे। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम कामयाबी आपका जो अंदाज़ बयां है और जो अंदाज़ है वो बहुत ही खूब है और जो फैक्ट आप बता रहे हैं उनकी तो क्या ही बात है। यकीनी तौर पे इसके अलावा और क्या ही हो सकता है कि रब की ज़ात के सामने खुद को सरेंडर कर दिया जाए और दस बस्ता आंसुओं के साथ गुनाहों की माफ़ी मांगी। अच्छा, हम बेबस नहीं हैं, रमज़ान का महीना और हमें मयस्सर है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, मौका है, ये मौका है और ये हम कर सकते हैं कि अपनी बख्शिश तो कम अज़ कम करवा ले अपनी इबादत के ज़रिए। वंस अगेन थैंकिंग प्रोफेसर साहब। हमारी जो ट्रांसमिशन है इसका वक्त भी ख़त्म हो चुका है। जाते जाते सिर्फ इतना अर्ज़ है कि जो ताक़ आते हैं उसमें हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी अल्लाह निगहबान, हम सबका हामी नासिर इंशाअल्लाह। आमीन।